गुड मॉर्निंग बच्चा, कैसा है? कैसी चल रही बोर्ड की तैयारी? तो आपके बोर्ड की तैयारी में थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं आज लेके आया हूं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वन शॉट। इसमें हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें से स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज संजीव एंड यू आर वाचिंग पास का जुगाड़। सबसे पहले इस चैप्टर में अगर हमको पढ़ना है, अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? टैबुलेट करना पड़ेगा कि इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कम समय में करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, और मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसी 4 पार्ट को हमको करना है। आपको पेन कॉपी लेना है, मेरे साथ याद करते चलना है और अभी के अभी इस चैप्टर को तैयार करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल लोड मत लो, कुछ नहीं पढ़े हो या सब भूल चुके हो तो रिवाइज करने का भी मौका मिल जाएगा। अगर कोई कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो पूरी वीडियोस को एंड तक देखो, कॉपी को लो, पेन को लो और याद करते चलो। साथ में केमिस्ट्री है, आपको रटना पड़ेगा, रिएक्शंस आएंगे इसमें, तो मेरे साथ याद करो। कोशिश करते हैं कि हम दोनों मिलकर इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मेटल्स नॉन मेटल्स को देखें तो इसमें मेरे को लगता है इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला जो पार्ट है वो है मेटलर्जी। पहला पार्ट है आपका मेटलर्जी। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन तो हमको पता तो रहे कि भाई चैप्टर में पढ़ना क्या है ना? तो पहले लिस्ट आउट कर लेंगे हम लोग को, ये टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। तीसरा है हमारा आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज। ठीक है, और जो चौथा टॉपिक है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स। ये सबसे बड़ा झिलाऊ पार्ट है क्योंकि इसमें ढेर सारे रिएक्शन है, रटना है, होगा नहीं, मुश्किल जाता है ये थोड़ा सा। तो ये तो 3 टॉपिक है, वो आराम से किया जा सकता है। तो ये 3 टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ये भी करोगे, अगर पूरे नंबर लाने तो सब पढ़ने पड़ते हैं। तो क्योंकि ये जुगाड़ है तो जुगाड़ जैसे करेंगे भाई, है ना? जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको बताते चलूँगा। तो ये लिस्ट आउट कर लिया अपन को, ये सारे 4 टॉपिक्स अपन को कवर कर दें। मेटलर्जी है ना, इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और ये 2 टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरे को थोड़ा डाउट रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ हो सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद करना है। ठीक है, लिस्ट आउट कर लिए, जैसे ही प्रिपेयर होते जाएगा टिक करते जाएंगे और हमारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मेटलर्जी का मतलब होता है हमारे जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। तो उन मिनरल्स में से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स मिनरल या ओर। समझ आया? तो मेटलर्जी का अगर डेफिनेशन कोई पूछेगा तो ये अपन लिख सकते हैं, है ना? तो डेफिनेशन चाहिए तो लिख लेते हैं। मेटलर्जी का डेफिनेशन, मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इट इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है ना, एकदम सिंपल शॉर्ट, एक लाइन में समझ में आ गया कि ये मेथड है मेटलर्जी। ठीक, अब इस मेटलर्जी में ना बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। ठीक है ना? तो ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन मेटलर्जी, तो उसको देख लो। तो सबसे जो पहला प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर। पहला क्या है? सबसे पहले प्रोसेस का नाम क्या है? एनरिचमेंट ऑफ ओर। दूसरा क्या है? दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और तीसरा क्या है? तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये तीन हमारे स्टेप्स हैं पूरे मेटलर्जी में। अगर हम स्टेप्स देखें तो ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है ना? धीरे धीरे समझा देता हूं। एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब होता है जब आप किसी मिनरल को लाते हो तो कहां से लाओगे? अर्थ से लाओगे। अर्थ से लाओगे तो उसमें क्या रहेगा? सॉइल रहेगा, इंप्योरिटीज रहेंगी, रॉक्स रहेगा, सैंड रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सफाई करनी पड़ेगी, धुलाना पड़ेगा उसको, है ना, नहलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? क्लीनिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो इंप्योरिटीज को जो निकालने का प्रोसेस है दैट इज नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर। क्लीन एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब आपको जो भी गंदगी है, जो भी इंप्योरिटीज है उसको निकालना,
इज इट ओके? साथ में याद करते जाओगे, ठीक है ना, पॉइंट्स लिखना है तो लिख लोगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है? एक बार आपका ओर क्लीन हो गया, उसमें से हम क्या निकालेंगे? मेटल हम निकाल लेंगे। तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब होता क्या है कि जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं हो सकता है कि कुछ इंप्योरिटीज रह गई हैं, तो उस इंप्योरिटी को फाइनली हम क्या करेंगे? रिफाइनिंग ऑफ मेटल करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स हैं। समझ आया? तो मेटलर्जी समझ में आ गया और ये 3 प्रोसेस आपको समझ में आ गया। तो ब्रॉड आपको समझ में आ गया कि मेटलर्जी में क्या होता है। ठीक, गुड, समझ आ गया। आगे बढ़े, याद करते जाना है। 2 मिनट लो, रोको, याद करो, आगे बढ़ना। ठीक है, दिस विल बी द मेथड। कॉपी में नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते जाना। ठीक है भाई, तो वीडियो के एंड तक पूरा चैप्टर तैयार हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लेंगे हम। समझ में आ रहा है? ओके। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है वो याद रख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? वाटर मिनरल्स। ठीक है, तो अब जैसे आपको पता है कि कोई भी मेटल कंपाउंड के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। सिंपल है। द कंपाउंड्स in the form of which the metals are found in the earth crust is called minerals। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है मिनरल्स। तो जिस कंपाउंड्स के फॉर्म में जो पाया जाता है, मेटल जिस कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, उन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया? मिनरल्स। ठीक है, अब मिनरल्स, अब कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल है जिंक है, आयरन है, उसके ढेर सारे कंपाउंड्स पाए जाएंगे, बट उनमें से सब में से आप मेटल निकाल सकते हो, लेकिन सब में टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी में पैसा ज़्यादा लगेगा, किसी में मेथड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। तो वो जो कंपाउंड्स है जिनमें से हम आसानी से, बहुत कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली, देखो बेसिकली हमको पैसा ही मेन है ना, खेल तो पैसे का है। तो अगर मेटल निकाल रहे हैं और पूरे प्रोसेस में पैसा हमको कम लग रहा है और आसानी से निकल रहा है, तो वो वाले ओर्स को वो वाले मिनरल्स को हम चूज करेंगे, और उन मिनरल्स को हमने एक अलग से नाम दे दिया है, दैट इज नोन एज ओर। तो बहुत बार मिनरल ओर का डिफरेंस या ऐसा क्या है, इन दोनों में रिलेशन थोड़ा पूछ सकता है या समझ लेना चाहिए हमको कि मिनरल्स और ओर में डिफरेंस क्या है। तो ओर क्या है? ओर आर दोज मिनरल्स, ये दोज मिनरल्स हैं जिनमें से फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कैसे? कन्वीनियंटली, एंड इकोनॉमिकली। आ रहा है समझ में? व्हाट आर ओर्स? ओर्स वो मिनरल्स हैं जिनमें से आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली। समझ आया? तो अब इसमें से देखो, एक असर्शन रीजन में इसको मस्त फंसा के घुमा के पूछ सकता है। पूछेगा कि एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा ऑल मिनरल्स आर ओर्स, ऑल मिनरल्स आर ओर, बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल्स। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या कि गलत है? तो ये बोल रहा ऑल मिनरल्स आर ओर। तो सारे मिनरल्स ओर्स होते हैं क्या? नहीं, सारे मिनरल्स में से थोड़ी हम प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं। ओर जो है, ओर वो है जिसमें से हम कन्वीनियंटली निकाल सकते हैं। तो सारे मिनरल्स ओर नहीं हो सकते हैं, बट ऑल ओर आर नॉट मिनरल्स। ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टेटमेंट ये है कि सारे जो ओर्स होंगे वो तो मिनरल्स हैं। ऑल ओर्स आर व्हाट? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ऐसा स्टेटमेंट असर्शन रीजन में आपको समझ में रखना चाहिए। तो ऑल ओर्स जो हैं वो मिनरल्स हो सकते हैं, बट सारे मिनरल्स और नहीं हो सकते। इज इट ओके? तो ये दो टर्म्स समझ में आ गया, याद हो गया हमको। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज नोन एज गैंग। गैंग या मैट्रिक्स, ये सब डेफिनेशंस, आजकल ऑब्जेक्टिव्स बहुत कुछ आते हैं, तो किसी भी चीज में पूछा जा सकता है व्हाट इज गैंग, गैंग या मैट्रिक्स।
तो गैंग जो है, जैसे कि हमको पता है कि जो भी हमारा मिनरल्स है या ओर है वो कहाँ पाया जाएगा, अर्थ में पाया जाएगा। तो अर्थ में से जब हम इसको लेके आएंगे तो इट विल कंटेन व्हाट, इम्प्योरिटीज कंटेन करेगा। क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकता है, सॉइल हो सकता है, सैंड हो सकता है, तो उसको उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो ऑल द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ ore is called gang। ठीक है ना, gang is what, the impurities present in an ore in the form of, ये भी बता सकते हो, in the form of क्या क्या, in the form of what, soil, sand, rocks। ऐसे और अच्छे से लिखना है तो ये लिख सकते, ठीक है ना भाई। थोड़ा चीज़ दिमाग में रहेगा तो वहाँ जाके हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप हर चीज़ रटोगे बोलोगे तो मुश्किल है। थोड़ा पहले समझ लो। तो हमने क्या क्या समझा, मिनरल्स, ओर्स और गैंग। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स जो कंपाउंड्स होते हैं जिसके फॉर्म में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, दैट इज नोन एज मिनरल्स। और क्या होता है, वो वाले मिनरल्स जिसमें से हम प्रॉफिटेबली अगर हम उसमें से मेटल निकाल सकते हैं, दैट इज टर्म्ड एज ओर। व्हाट इज गैंग, जो भी इंप्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द ओर इज नोन एज मैट्रिक्स और गैंग। तो दीज आर द 3 डेफिनेशंस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कितने स्टेप्स होते हैं, मेटलर्जी क्या होता है और कितने स्टेप्स होते हैं। तो 3 स्टेप्स होते हैं, रिवाइंड करते चलो ताकि आपके दिमाग में बैठते जाएगा। इज इट ओके, समझ में आ गया। तो ये 3 चीजें हो गई। अब ना इस मेटलर्जी में ना हम क्या करने वाले, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देखना चाहते हैं कि मेटल कैसे निकलेगा उसके ओर में से। तो उसमें ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, उनको पहले समझ लो क्योंकि उसका ना एक क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये बहुत आपने सुना भी होगा ना, जिन लोगों ने पढ़ा है सबको समझ में आता है। तो ये है 2 टॉपिक, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ध्यान रखो इसको। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है। तो रोस्टिंग जो होता है, हमारे जो जनरली इस चैप्टर में हम लोग ओर्स देखने वाले हैं, ओर्स बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, हम लोग सिर्फ 2 टाइप के ओर्स ज़्यादा देखने वाले हैं, वो है सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स। ठीक है, हम लोग किस में डील करने वाले हैं, सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स। तो पहला जो डिफरेंस है, रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। पहला डिफरेंस, रोस्टिंग किसके लिए किया जाता है, रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स। और कैल्सिनेशन किसके लिए किया जाता है, ये कार्बोनेट ओर्स के लिए किया जाता है। आया समझ में डिफरेंस। पहला डिफरेंस है सल्फाइड ओर्स के लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, रोस्टिंग। इसको किसके लिए करेंगे, कार्बोनेट ओर्स के लिए। एकदम सिंपल, 2 डिफरेंस पूछेगा तो पहला डिफरेंस ये हो गया। ठीक, सल्फाइड ओर्स मतलब जैसे हो गया ZnS हो गया, एक जिंक सल्फाइड हो गया और एक जिंक कार्बोनेट हो गया। तो जिंक जो है 2 के फॉर्म में आ गया, सल्फाइड के फॉर्म में ZnS हो गया, जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट के फॉर्म में जिंक कार्बोनेट आ गया। तो इसको अगर हमको प्रोसेस में लाना है तो इसको हम कैल्सिनेशन से करेंगे और इसको हम रोस्टिंग से करेंगे। दूसरा जो डिफरेंस है, जो इसका डेफिनेशन भी हो जाएगा, जो रोस्टिंग का डेफिनेशन और बता देंगे। रोस्टिंग का मतलब होता है ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना। तो हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। एयर के प्रेजेंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने को हम बोलते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन है, सेम यही चीज है, इसमें प्रेजेंस की जगह क्या हो जाएगा, एब्सेंस। एकदम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसा, समझ में आ रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करोगे तो दैट विल बी नोन एज रोस्टिंग। और अगर एब्सेंस ऑफ हीट करोगे, पूरा वैसे ही लिख लोगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर लोगे तो दैट विल बी नोन एज कैल्सिनेशन। समझ में आया क्या, डिफरेंस लिखना है, पॉइंट में लिख लोगे, काम बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही सिंपल भी चीज है ना भाई। जिंक सल्फाइड और रहेगा तो उसमें हमको क्या करना है, रोस्टिंग। एकदम दिमाग में बैठाओ कि आगे काम आने वाला है। कार्बोनेट और रहेगा तो क्या करोगे, कैल्सिनेशन करोगे। हीटिंग, रोस्टिंग क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, और ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। हो रहा है, याद करो भाई, याद करो। ठीक है, इसको याद करो, नोट करो, फिर आगे अपन देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आए या ना आए भाई, याद करना है। केमिस्ट्री सिर्फ रटने की चीज है, नंबर स्कोर करना है तो रटना पड़ेगा।
रोस्टिंग कैल्सिनेशन समझ में आ गया, स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी समझ में आ गया, 3 टाइप की चीजें होती हैं, मिनरल्स, ओर्स और गैंग, है ना, तो उनके डेफिनेशन आपको समझा दिए। अब हम पढ़ने वाले हैं पूरा, एक पहले समझ लेते हैं कि पूरा एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक मैं फ्लो चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, मैं भी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा समझ लो। तो बेसिकली हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लो रिएक्टिविटी वाला, एक होता है मिडिल ऑर्डर वाला रिएक्टिविटी, और एक होता है हाई रिएक्टिविटी वाला। तो ये हमने पहले भी पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था मेटल्स, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो हमारे पास 3 टाइप के मेटल्स हैं। हमारे पास एक है क्या, हमारे पास है लो रिएक्टिविटी वाला, एक है हमारे पास लो रिएक्टिविटी। कौन से होते हैं लो रिएक्टिविटी? सिर्फ 2 याद रखो भाई, एक है आपका मरकरी Hg और एक है आपका कॉपर Cu। समझ में आ रहा है? ये कौन है? मर्क्यूरी और ये है कॉपर। इसी 2 को पढ़ना है हमको, है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे, जो उन लोगों को कुछ पढ़े नहीं है, मुझे पता है ना, ढेर सारे लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं रहता कि लो रिएक्टिविटी मेटल्स क्या होते हैं। तो भाई ध्यान कर लो, अब समझ लो, है ना, ये सब तुम्हारे लिए है ना। जो पढ़ने वाले तो उनको जरूरत नहीं है, ठीक से कर लो, अर्पण अर्पित कर लो ठीक से इसको, ठीक। तो दूसरा जो है आपका मिडिल ऑर्डर वाले। मिडिल ऑर्डर वाले कौन से हो जाते हैं? वो जाते हैं आयरन हो गया, जिंक हो गया, है ना, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सारे मिडिल ऑर्डर वाले। और फिर थर्ड है आपका हाईली रिएक्टिव। तो जो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव कौन से हो जाएंगे? हमारे पास है सोडियम एंड पोटेशियम। तो हमको ढेर सारी नहीं चीजें पढ़नी है, दो रिएक्शंस बस देखने हैं इसमें के। पहले तो बेसिकली समझ लो कि क्या होने वाला। तो ये हमारे पास 3 टाइप के मेटल्स हैं। तो सबसे पहले क्या करना है स्टेप? पहले तो भाई कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट होगा, जैसे ही ओर मिला पहले साफ कर दोगे तो वो हो गया कंसंट्रेशन। अब हमारे पास ओर है, ये 3 टाइप के ओर है। अब ये जो है ना हाईली रिएक्टिव अलग ही चलता है कहानी इसका। तो इन दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, तो ये साथ में चलेगा, थोड़ा सा समझ आएगा, उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इन दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, समझ आ रहा है? लो रिएक्टिविटी और मिडिल ऑर्डर को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा कि भाई हमारे पास और कौन सा है? तो इसमें लो रिएक्टिविटी हमारे पास कौन सा और रहता है? जनरली हमारे पास सल्फाइड और ही रहता है। कौन सा और है हमारे पास? सल्फाइड का और है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 टाइप के और हो सकते हैं। हमारे पास सल्फाइड भी हो सकता है और हमारे पास कार्बोनेट भी हो सकता है। दोनों टाइप के और हो सकते हैं। इसमें कौन सा और रहता है हमारे पास? बेसिकली हमारे पास और रहता है सल्फाइड, और इसमें 2 टाइप के और हैं हमारे पास, सल्फाइड भी है, कार्बोनेट भी है। पहला प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले हमको इन दोनों को ही किसमें कन्वर्ट करना रहता है? और को सबसे पहले कन्वर्ट करना रहता है ऑक्साइड में। जो पहला स्टेप होगा एक्सट्रैक्शन का, जो पहला स्टेप होता है वो होता है ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। इन दोनों के लिए ना, ये अलग भाई चल रहा है कहानी, है ना, इसकी कहानी अलग चल रही है। तो यहाँ पे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमको करना पड़ेगा रोस्टिंग। इसमें क्या करना पड़ेगा? रोस्टिंग, क्योंकि सल्फाइड और है, अभी अभी लिखवाया था। सल्फाइड और में क्या करोगे? रोस्टिंग करना पड़ेगा। इसको यहां ना लिख के यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो हम इसका क्या कर रहे हैं? रोस्टिंग कर रहे हैं। ये वाले का सल्फाइड हो रहा है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? रोस्टिंग करना पड़ेगा। और इसको क्या करना पड़ेगा हमको? कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। सर अभी तो याद किए सर, अभी तो याद हो गया था हम लोग। अब हमको ये भी पता है कि रोस्टिंग क्या होता है। क्या होता है रोस्टिंग? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट करोगे तो रोस्टिंग, ऑक्सीजन के एब्सेंस में करोगे तो कैल्सिनेशन। अरे भाई मतलब बन गया ना इंटेलिजेंट, ऐसी होता है, मेरे साथ पढ़ते रहो बस, ठीक है ना। तो रोस्टिंग जो है, रोस्टिंग से क्या होगा? रोस्टिंग से ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा भाई? तो हमको मिल जाएगा मेटल का ऑक्साइड। इसमें भी क्या मिल जाएगा हम लोगों को? ये दोनों प्रोसेस से क्या मिल जाएगा? मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा सर। बहुत बढ़िया। ये क्यों करते हैं हम लोग? ताकि ये मेटल का ऑक्साइड मिल जाए। मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे फिर? हम मेटल ऑक्साइड को इस केस में ना, इस केस में हीट कर देंगे और हीटिंग कर देंगे। मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे? और हीट कर दोगे।
इसमें क्या करोगे, इसमें एक अलग चीज होती है, इसमें हम करते हैं रिडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। यहां पे थोड़ा सा इनका डिफरेंस चालू हो जाता है। पहले तो क्या हुआ, इन लोगों को हमने भाई सल्फाइड और था, रोस्ट कर दिया, रोस्ट करके करना क्या रहता है अपन को, मेटल ऑक्साइड चाहिए रहता, तो मेटल ऑक्साइड हो गया। इसका भी हमने रोस्टिंग कर दिया, अगर कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन कर दिया, मेटल ऑक्साइड इसमें भी मिल गया। अब मेटल ऑक्साइड से हमको मेटल निकालना है, तो मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने में लो रिएक्टिविटी को कुछ नहीं करना, हीट कर दो वो दे देगा मेटल। जैसे ही ये हीट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, ये इतने आसानी से ना ऑक्साइड का मतलब, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन रहेगा, तो वो अपने ऑक्साइड को छोड़ते नहीं है, तो इसमें हमको अलग सा चीज करना पड़ता है, रिडक्शन। यहां तक समझ आया क्या? यहां से थोड़ी चीजें और अब अलग होने वाली, इसलिए ठीक है। तो रिडक्शन, यहां पे रिडक्शन की जगह यहां पे क्या होने वाला, हीटिंग कर देंगे। तो जैसे ही हीट करोगे तो यहां क्या मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा आपको मेटल मिल जाएगा। यहां पे अभी रिडक्शन करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। आया क्या गाड़ी, यहां तक समझ में आया? ठीक है, ओके। मेटल जब मिलता है ना फाइनली, तो होता है कि अब इसमें इंप्योरिटीज है, प्रोसेस के दौरान कुछ इंप्योरिटीज रह गई है, तो उसके लिए हम फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों ही को क्या करना पड़ता है, यहां का भी मेटल मिले या यहां का भी मेटल मिले, इसको हम क्या करेंगे फाइनली, इसको हम रिफाइनिंग कर देंगे। दोनों में ही इसको हम क्या कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे। तो ये दोनों एक साथ समझ लेंगे। आया क्या समझ में? अब मैं ना इसमें ना ये वाले रिडक्शन पार्ट को भी यही समझा देता हूं, ताकि फिर अपना पूरा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है ना। एक ये ना क्या है, अपन एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है कि कैसे प्रोसेस होने वाला है, इसके फिर रिएक्शंस अलग से देखेंगे अपन, ठीक है ना भाई। अब देखो टॉपिक ऐसा ऐसे पास का जुगाड़ मतलब इतना जुगाड़ भी नहीं होता ना, थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ता है। आप सोचोगे कि 5 मिनट में हो जाए ना, नहीं होगा, थोड़ा तो बेसिक करना पड़ेगा। तो हमको देखो, एक तो बोर्ड पेपर में ना हमको भर भर के लिखना है, समझ में आ रहा है ना। तो टॉपिक के बारे में पता रहेगा तब तो कुछ लिखेंगे, टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है तो क्या लिखोगे, तो थोड़ा जानकारी तो ले लो पहले, ठीक है ना। हड़बड़ मत करना, वीडियो जल्दी जल्दी कर लेते भाई, थोड़ा पेशेंस रखो, होएगा धीरे से। जो रिडक्शन वाला क्या था, मेटल ऑक्साइड हमको मिल गया, उसमें से मेटल निकालना है। तो रिडक्शन में भी ना 2 टाइप के रिडक्शन होते हैं। एक रिडक्शन होता है कार्बन से, जो मेटल ऑक्साइड को हम कार्बन साथ हीट करेंगे, हीटिंग विथ कार्बन। कार्बन के साथ जो हीट करेंगे उस प्रोसेस का हमने एक नाम दिया है, दैट इज नोन एज स्मेल्टिंग। आ रहा है ना मजा? हाँ, तो रिडक्शन में जब हीटिंग विथ कार्बन करेंगे तो दैट विल बी नोन एज स्मेल्टिंग। यहां पे एक और चीज हो सकता है, हम हीट विथ एल्यूमिनियम के साथ हीट कर सकते हैं, और ये आपने पहले भी शायद सुना होगा, एल्यूमिनियम के साथ जो हीट होता है दैट इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी। इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी। आ रहा है समझ में? तो कार्बन के साथ अगर हीट करोगे दैट प्रोसेस विल बी नोन एज स्मेल्टिंग, और अगर एल्यूमिनियम के साथ हीट करेंगे तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज एल्यूमिनोथर्मी। ठीक, तो ये रिडक्शन, और हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। तो ओवरऑल आपको समझ में आना चाहिए कि भाई रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, उससे क्या प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद क्या करते हैं, रिडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्मेल्टिंग, ये डेफिनेशन भी हो गया ना इसमें। स्मेल्टिंग का मतलब रिडक्शन विथ कार्बन या हीटिंग विथ कार्बन टू गेट द मेटल ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं। यहां पे क्या था, लो रिएक्टिविटी वाला मेटल ऑक्साइड बहुत आसान है, इसको हीट कर दो आपको मेटल दे देंगे। तो ये हो गया आपका लो रिएक्टिविटी वाला। आया क्या कुछ घुसा? हाँ, हाई रिएक्टिविटी वाले जो एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव जो है सोडियम पोटेशियम, इनका अलग सा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को आप बहुत सिंपल से समझते हो, पहले भी आपने देखा होगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। तो जो ओर होगा, इसका जो मोल्टन ओर होगा, उसका हम क्या कर देंगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है। इसको डिटेल में समझा दूंगा। इलेक्ट्रोलिसिस से सीधा हमको क्या मिल जाएगा, आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। इसमें प्योरिफिकेशन वाला झंझट भी खत्म है ना। ये जो अपन रिफाइनिंग कर रहे थे, प्योर रिफाइनिंग कर रहे थे, इसमें रिफाइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो जाता है आपका कहानी खत्म। तो ओवरऑल हमको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, एकदम सिंपल है भाई। लो रिएक्टिविटी सबसे आसान होते हैं,
सबसे पहले उसमें सल्फाइड ही मिलते हैं, सल्फाइड को रोस्ट कर दोगे मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, इसको दोबारा हीट कर दो मेटल मिल गया। यहाँ पे थोड़ा झंझट रहता है क्योंकि दो टाइप के ओर्स हो सकते हैं, तो अगर सल्फाइड हो रहेगा तो रोस्टिंग कर देना, कार्बोनेट रहेगा तो कैल्सिनेशन कर देना, मेटल ऑक्साइड रहेगा तो फिर उसको आप कार्बन के साथ भी कर सकते हो और एल्यूमिनियम के साथ भी रिड्यूस कर सकते हो। दोनों के प्रोसेस के नाम याद रखने, एक एक ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, कभी कभी सिर्फ नाम पूछेगा, उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है, जो चीज़ बताई जा रही सुनो ध्यान से, याद रखने की कोशिश करो। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, अब हमको इसके रिएक्शंस देखने हैं, ठीक है ना। तो इसमें ना कॉपर का जो पूरा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है एग्जाम्स में देखा गया, बोर्ड एग्जाम के पहले पेपर में देखोगे तो कॉपर का एक्सप्लेनेशन समझाने बोलता है। तो कॉपर कौन सा है, लो रिएक्टिविटी वाला है। तो मैं ना कॉपर का एग्जाम्पल लेके आपको पहले ना लो रिएक्टिविटी समझा देता हूँ और फिर ना ये वाला इसका भी एक आध एग्जाम्पल लेके अपन इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। और फिर वो तो अलग से करना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़े, तो ये समझ में आ गया, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देखो भाई याद करो, है ना, क्या बोले यार, एग्जाम के समय कुछ बोलते नहीं बनता, पता है, क्योंकि हम बच्चों को पहले से समझाते हैं कर लो कर लो कर लो, ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पर वही है, साल भर मस्ती कर लिए और अब आखिरी टाइम में ये सब रिवीजन के लिए ठीक रहता है, पर आप बोलोगे कि सर कुछ आता ही नहीं है और हम इसी पे भरोसे पे है ना, तो फिर मुश्किल जाता है अपन। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा थोड़ा बहुत? ओके, याद करते जाओ, बोर्ड जब तक मिटा रहा हूँ तब तक याद कर देता हूँ, मेरे को मत घूरो अभी, है ना। सर कैसे बोर्ड साफ कर रहा है ये देख रहे हो। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर देखना चाहते हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का एक्सट्रैक्शन देखना चाहते हैं। या आप इसमें साथ में एक और चीज देख लेते हैं, सिनाबार भी देख लेते हैं यार, कॉपर है तो फिर मरकरी का भी देख लेते हैं, तो मरकरी का भी देख लेते हैं साथ में, कॉपर और मरकरी। मरकरी है Hg, ठीक, कॉपर और मरकरी का दोनों का साथ में ही देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले भाई ये लो कौन है, लो रिएक्टिविटी वाले हैं। तो लो रिएक्टिविटी वाले जनरली किस में पाए जाते हैं, सल्फाइड ओर में। तो इसका कौन सा कॉपर, इसका बनेगा आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फाइड, ठीक है। और ये वाला बन जाएगा HgS। तो इसके जो ओर हैं वो है C2S और HgS, ये दो हमारे ओर हो गए। तो आपको पता है, एकदम अच्छे से याद हो गया कि भाई सल्फाइड का ओर रहेगा और पहला प्रोसेस क्या करना पड़ता है, रोस्टिंग। रोस्टिंग करके सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो रिएक्शन रहेगा, दोनों में ही जो सबसे पहला रिएक्शन रहेगा या पहला प्रोसेस रहेगा, क्या रहेगा, वो रहेगा रोस्टिंग। एग्जाम में भी अपन ऐसे ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने से क्या मिलेगा, ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा या कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, रोस्टिंग करना है। रोस्टिंग में हमको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा और मेटल ऑक्साइड से फिर हम हीट करेंगे तो आपको फर्दर मिल जाएगा। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो Cu2S जो है, Cu2S को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिया। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा Cu2O प्लस SO2, ठीक है। इसको बैलेंस करेगा तो दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम अगेन 2 और ये मिल जाएगा 2, है ना। तो बैलेंस वाले इक्वेशन ही मांगता है एग्जाम में, तो आपको बैलेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया 2Cu2S प्लस 3O2 गिव्स 2Cu2O प्लस 2SO2, ठीक है। इसमें फर्दर क्या होता है, ये वाला जो है इस मॉलिक्यूल के साथ, इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये थोड़ा अपन को ध्यान रखना है। तो ये Cu2O जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cu2S के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और ये दे देगा आपको 6 कॉपर प्लस अगेन SO2, तो ये बन जाएगा आपका कॉपर। तो ये मिला हमको कॉपर। कॉपर का क्यों पूछता है, तो यही वाली जो चीज है ना, ये वाला सेकंड पार्ट, जनरली हमने क्या देखा था, मेटल ऑक्साइड को हीट किया तो हमको मिल जाता था। देखो इसमें देखना सिंपल, ये बड़ा इससे सिंपल ज्यादा है ये, है ना। HgS का दूसरा नाम है सिनाबार, इसका नाम है HgS को हम सिनाबार के नाम से जानते हैं। तो अभी मैंने किसी सैंपल पेपर में देखा था कि सिनाबार का एक्सप्लेनेशन दो, व्हाट इज सिनाबार, और उसमें से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो बताओ।
तो सिनाबार का बहुत आसान है, HGS को क्या करोगे आप, रोस्टिंग करोगे, रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए, तो हमको क्या मिल जाएगा आपका HGO प्लस SO2, दोनों में वही चीज़ मिलेगा, है ना, HGO मतलब ऑक्साइड प्लस SO2 गैस मिलेगा। बैलेंसिंग अगर हम करेंगे तो मेरे ख्याल से ये दोनों का बैलेंसिंग सेम ही रहने वाला है, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यही सेम बैलेंसिंग है, तो रिएक्शन याद करने में भी आसान है, 2 3 2 2 2 3 2 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये HGO को हीट कर दो, आप 2 HGO को हीट कर दो, और ये हीट अलग से होना नहीं, वो प्रोसेस में हो ही रहा है रोस्टिंग में, तो रोस्टिंग में अगर इसको फिर से हीट हो गया तो ये मिल जाएगा आपको 2Hg प्लस O2, तो ये आसानी से आपको मेटल दे दिया, तो लो रिएक्टिविटी में कोई इशू नहीं रहता है। हो गया ये। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ये ऑक्साइड है अगेन इसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कॉपर देगा, इसलिए एग्जाम में कॉपर का ज्यादा पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। आ रहा है समझ में, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कॉपर का अलग से पूछा जा सकता है, ठीक। तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि रोस्टिंग करने के बाद सीधा हमको क्या मिल गया, मेटल मिल गया। मेटल मिलने के बाद हम क्या करते हैं, मेटल मिलने के बाद हम करते हैं रिफाइनिंग। तो ये रिफाइनिंग जो है वो अलग से भी पूछा जा सकता है, और इसी को अगर बोल देगा कि भाई 3 नंबर या 5 नंबर का बोलेगा एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो पूरा करना पड़ेगा। तो कॉपर में यहाँ तक कर लिया आपने, अब हम इसका रिफाइनिंग भी देख लेते हैं। तो रिफाइनिंग भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, दोनों के लिए रिफाइनिंग विल बी सेम। मैं कॉपर के लिए समझाऊंगा, सेम मर्करी के लिए कैसा रहेगा आपको समझा दूंगा, तो आप लिख सकते हो। वैसे कॉपर के लिए ही आएगा, या रिफाइनिंग ऑफ अगर मेटल पूछेगा तो अपन उसके लिए भी बता देंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए इस टॉपिक को मैंने पहले पिक किया है, इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ इसको याद करते जाओ। मैं आप सच बता रहा हूँ, रिग्रेट नहीं करोगे, आपको क्वेश्चंस इसमें से जरूर मिलने के चांसेस हैं। समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं ये, इस स्टेप के बाद हम लोग रिफाइनिंग देखते हैं, तो मैं यहीं पे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा जो फिर दूसरा जो प्रोसेस रहता है वो है रिफाइनिंग। तो जैसे हमने पहले ही बताया कि रिफाइनिंग का मतलब होता है जब हम पूरे प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई हो या रह गई हो, तो उससे क्लीन करने के लिए हमको ये रिफाइनिंग करनी पड़ती है। तो रिफाइनिंग का, तो ये जो रिफाइनिंग रहता है बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग रहता है। कैसा रिफाइनिंग है ये, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो अगेन आप जैसे इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड आता है आपको थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से याद होगा, तो वही वाला इलेक्ट्रोलिसिस हमको करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं इसको रब कर देता हूं भाई, है ना, इसको रब कर लेता हूं। ये नोट डाउन आपने कर लिया, नीचे लिखने में थोड़ा कंझट लगता है मेरे, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों को मैं साथ में इसलिए लिखाया था ताकि आप उसको कंपेयर करके याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में सबसे पहले हमको क्या लेना है, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेना है। तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेना है। ये वैसे ही बनाना पड़ेगा भाई, है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना, मैं आपको भेज दूंगा नोट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ले लिए, दिस इज एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए क्या चाहिए रहता है, हमको 2 चीजें चाहिए रहती है, एक चाहिए रहता है इलेक्ट्रोड और एक चाहिए रहता है इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान से सुन लेना भाई, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में, एक और इलेक्ट्रोलिसिस हाईली रिएक्टिव मेटल का भी आने वाला है, तो उसमें भी सेम रहेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 2 इलेक्ट्रोड लोगे। तो ये मेरा एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये दूसरा मेरा इलेक्ट्रोड रहेगा। अब इलेक्ट्रोड्स किससे कनेक्टेड रहते हैं, ये किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो एक जैसे जानते हो कि एक प्लस टर्मिनल होगा, एक माइनस टर्मिनल होगा। तो आपने देखा है, देख रहे हो कि भाई एक मोटा है और एक पतला है, ठीक है ना। तो इंटेंशनली ऐसा किया गया है। तो इस पूरे प्रोसेस में, रिफाइनिंग के प्रोसेस में, जो एनोड रहता है, जो प्लस के साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा रहता है, समझ में आ रहा है। जिनको कुछ नहीं आता वो देख लो। सबसे पहले तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोड और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में हमको 2 चीजें लगती हैं, एक इलेक्ट्रोड चाहिए रहता है और एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए रहता है, और एक टैंक चाहिए रहता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हो गया। तो जो इलेक्ट्रोड में जो आपका प्लस के साथ जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज एनोड। प्लस के साथ जो जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और ये कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि एनोड किसको बोलते हैं और कैथोड किसको बोलते हैं।
और जो माइनस के साथ जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। पहली चीज तो ये याद रखो भाई, पता नहीं क्योंकि एनोड कैथोड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, या रिफाइनिंग में एनोड किसको लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लेना भाई। रिफाइनिंग अलग से पूछा जाएगा और अपन तो पूरा प्रोसेस के साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनोड होगा वो एक तो देख रहे हो थिक है और ये इम्प्योर मेटल का ब्लॉक रहेगा। इम्प्योर, अभी तो अगर कॉपर की बात करें तो इम्प्योर कॉपर जो होगा वो हमारा एनोड होगा। इसका एक ब्लॉक बना लेंगे और इस ब्लॉक को हम एनोड बना देंगे। एनोड कैसे बनाते हैं, प्लस के साथ जोड़ दो एनोड, ठीक है। कैथोड कौन सा बनेगा, प्योर वाला जो है, प्योर कॉपर का जो मेटल होगा उसके ब्लॉक को ले लो, वो आपका बन जाएगा कैथोड। आ रहा है क्या समझ में, ये आपका एक क्वेश्चन भी बन गया। मैं बता रहा हूं केस स्टडी कुछ भी आ सकता है ना, केस स्टडी आ जाता है, पूछ लेता है छोटा छोटा क्वेश्चन, 1 नंबर फोकट का मिल जाएगा। बस पॉइंट भर याद रखना है। क्या याद रखना है, जो इसका एनोड रहेगा और इसका कैथोड कौन है वो बताना है आपको। तो एनोड कौन है, एनोड है इसमें जो इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक है। इम्प्योर कॉपर को हम एनोड बना रहे हैं और प्योर कॉपर को हम क्या बना रहे हैं, कैथोड बना रहे हैं। 2 नंबर है भाई, ये आधा आधा नंबर भी ले लो, 2 नंबर है, याद रख लो आप, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये पूरा एक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है जिसमें ये इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है ना। तो इस सॉल्यूशन को ही हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कॉपर का सल्फेट हो सकता है। यहाँ पे क्या लेना है आपको, कॉपर सल्फेट। तो यही हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, कॉपर का सल्फेट। सेटअप समझ में आ गया, याद हो गया, याद करो, समझना नहीं है, यहाँ रटना है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना, पूछेगा ना भैया कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में एनोड किसको लिया जाता है, कॉपर की बात हो रही तो इम्प्योर का कॉपर ब्लॉक जो रहेगा वो एनोड हो जाएगा। अगर मान लो किसी दूसरा मेटल का, तो इम्प्योर वाला मेटल जो होगा वो आपका एनोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आई, आगे बढ़े। ओके, याद भी करते जाओ, थोड़ा सा पॉज करके याद करके फिर आगे बढ़ा करो, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस में ये पूरा एक सेटअप ले लिए, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ले लिए, 3 चीजें रहती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड 2 ठोक, एनोड मतलब प्लस के साथ जुड़ा रहता है, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी याद कराने के लिए एक चीज बताऊंगा तो ध्यान रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट में आप कॉपर का कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, तो अपन ने कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है। अब कैथोड और एनोड में क्या हो रहा है वो भी समझ लो, क्योंकि अगर अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो अलग से पूछेगा भाई कि क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, या इसमें पूछ लेगा कि एनोड में क्या मिलेगा, कैथोड में क्या मिलेगा। तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, तो एनोड में क्या हो रहा है और कैथोड में क्या हो रहा है समझते हैं। एनोड का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम प्लस बोलते हैं। तो भाई यहाँ का जो मेटल है, इसमें देखो इम्प्योर कॉपर, इसमें कॉपर होगा, इसके अंदर कॉपर होगा। तो कॉपर जो है, ये प्लस वाला जो बैटरी का टर्मिनल है, वो क्या बोलेगा, भाई कॉपर तू मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये महान आदमी है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। बात समझ आ रही है। प्लस का मतलब क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये उससे 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ये महान दे दिया। तो ये कॉपर जो है यहाँ पे एनोड को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो पहले वो कैसा था, एटम के फॉर्म में था, जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको लग जाएगा चार्ज 2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये बन गया Cu2+। एकदम सिंपल प्रोसेस है ये। अगर बेसिक समझ में आ जाएगा तो वो अपन हाईली रिएक्टिव वाला जो बचा है ना, वो भी बनने लगे। एनोड का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, हॉस्पिटल प्लस मतलब हॉस्पिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे, तभी तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन वाला क्या बोलेगा, भाई मेरे को दे दे 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, बन गया कॉपर 2+। समझ आ गया। कैथोड क्या होता है, अच्छा जैसे ही ये 2+ देगा तो ये 2+ अब यहाँ पे मेटल के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा 2+। मेटल के जो ब्लॉक है उसको छोड़कर वो सॉल्यूशन में आ जाएगा Cu2+। इज इट ओके, ठीक।
एनो कैथोड क्या है? कैथोड का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक नॉलेज याद रखो। प्लस का मतलब लॉस, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ माइनस का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, दे आर हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड क्या इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा भैया तू कॉपर 2+ मेरे पास आ जा, मैं तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तू अभी आयन के फॉर्म में भटक रहा है यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले और क्या बन जा? मेटल बन जा। तो कैथोड में क्या होगा? ये जो 2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे? माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये इसके ऊपर कहाँ पे चिपक जाएगा, है ना। तो ये कॉपर जो है, यहाँ का कॉपर, अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया ये वापस क्या बन गया? कॉपर, और ये इस पे डिपॉजिट होने लगा। यहाँ से कॉपर, अब मतलब बेसिकली आप पूरे को देखें तो यहाँ का कॉपर यहाँ चला गया, प्रोसेस के दौरान ये सब चीजें हो रही हैं। तो यही आपको लिख के दिखाना है। धीरे धीरे क्या होते जाएगा? धीरे धीरे यहाँ के सारे कॉपर जो होते जाएंगे वो डिपॉजिट होते जाएंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा? ये थिन होते जाएगा और ये क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। तो फाइनली जो है हमारा जो कैथोड में, तो अगर हम बोले इलेक्ट्रोड में, जो कैथोड में आपका पूरा मेटल मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे कैथोड थिक हो जाएगा और एनोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा? थिन होते जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ का जो कॉपर है पूरा यहाँ पे चला जाएगा। अब इसमें से जो इम्प्योरिटीज रहेंगी, भाई माप कर क्यों रहे अपन ये सारा प्रोसेस? तो हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होगा? वो नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। कुछ जो डिजोल्व होने वाली रहेंगी वो डिजोल्व हो जाएंगी, और जो बाकी जो डिजोल्व नहीं होंगी सॉल्यूशन में वो कहाँ चले जाएंगी? नीचे गिर जाएंगी यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं एनोड मड। तो इससे मेरे को याद रहता है एनोड मड से, ये वर्ड याद रहेगा, एनोड मड, एनोड की मिट्टी। तो भाई एनोड की मिट्टी है तो हम जो इम्प्योर मेटल लेंगे वो एनोड ही बनाएंगे, तभी तो ये मड निकलेगा। रिलेट कर ले रहे हो? इस तरीके से रिलेट करोगे तो ये याद रहेगा कि भाई कंफ्यूजन होता है कि एनोड किसको लेना है, इम्प्योर ब्लॉक को लेना है कि प्योर ब्लॉक को लेना है। एनोड मड से याद रखोगे। तो एनोड मड क्या है? जो भी इम्प्योरिटीज है विच इज डिपॉजिटेड ऑन द बॉटम ऑफ दिस टैंक अंडर दिस एनोड इज नोन एज एनोड मड। तो इसमें एनोड मड से समझ में आ जाएगा। आया समझ में? तो एनोड मड क्या है? एनोड मड जो है, जो सारी इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योरिटीज that got deposited below the anode, ये इसको हम एनोड मड बोलते हैं। तो ये है भाई रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अगर आप किसी और मेटल के लिए लेना है तो एम मेटल के लिए लेना है तो वहां पे बस यहाँ पे इम्प्योर कॉपर की जगह इम्प्योर मेटल, यहाँ पे प्योर मेटल का ब्लॉक, यहाँ पे उसका सोल्यूशन, तो जो भी मेटल लोगे उसका सोल्यूशन ले लेना, MS4, MSO4 जो भी लेना है। आया समझ में? तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर और यही है आपका इलेक्ट्रोलिटिक और रिफाइनिंग का कहानी। ठीक, चले आगे बढ़े, है ना। तो भाई ये पॉइंट को अलग से भी आप याद कर सकते हो। पूरा हम चालू कहाँ से किए हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर से चालू किए हैं। तो वो अगर पूरा जोड़ के 5 नंबर का आ सकता है, ये सिर्फ 3 नंबर का आ सकता है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स भी याद करोगे तो आपको 1-1, 2-2 नंबर मिलने के चांसेस हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनते नहीं हो, इस वजह से ही हम परेशान हैं, ठीक है ना। तो इसको कर लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, इसको याद कर लो, इसको स्टॉप करो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। और आगे हम देख रहे हैं जो हायर जो बचा, वो भी अब देखना बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। प्लस का मतलब समझ में आया? प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। रोस्टिंग क्या होता है? कैल्सिनेशन, ठीक है। रिवाइज करो, इतने जल्दी याद नहीं होता है। अब फाइनली हमारे पास बच गया है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स, है ना। तो इनका हमको करना है। तो हमारे पास मान लो सोडियम है। क्या है हमारे पास? सोडियम। तो सोडियम जो जनरली किस फॉर्म में पाया जाएगा? NaCl का सॉल्ट है, इस फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। इसका जो है वो है NaCl। तो सबसे पहले हमको इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ठीक है ना। इसका सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस ही करना है,
क्योंकि इसमें तो रिफाइनिंग करने की जरूरत नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो प्योर मिलेगा। तो पहली चीज आपको लेनी है, ये इसका मोल्टन फॉर्म लेना है। ये मोल्टन फॉर्म में रहेगा, NaCl किस फॉर्म में रहेगा? मोल्टन फॉर्म। ठीक, मोल्टन फॉर्म में क्या होता है, जैसे आप इसको मोल्टन वे में लेते हो तो ये जो NaCl है वो ब्रेक डाउन होके Na+ आयन और Cl- आयन बना लेता है। तो पहली चीज हमने इसको कैसे फॉर्म में लिया है? मोल्टन फॉर्म में लिया है। तो मोल्टन फॉर्म में ये NaCl Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस आप कर रहे हो, है ना, अपने स्टार्टिंग में लिख दिया है ना, फिर से लिख नहीं रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से एक सेटअप लेना पड़ेगा। तो फिर से वही सेटअप अभी अभी लिए थे तो याद है हमको। सेटअप में आपको लेना है एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेना है। इसके अंदर क्या रहेगा? एक एनोड रहेगा और एक हो जाएगा कैथोड। अब इसमें एनोड कैथोड जो रहेगा वो ऐसा कुछ थिकनेस विकनेस अब देखना नहीं पड़ेगा, उसी में था कि एनोड कैसा था? एनोड थिक था। और क्या था? वो इम्प्योर कॉपर मेटल था। याद रखना है उस चीज़ को, इम्प्योर कॉपर मेटल था। यहाँ पे ये हमारा प्लस है, प्लस के साथ जो जुड़ता है वो क्या होता है? वो हो जाता है सर एनोड। याद हो गया सर हम लोगों को, प्लस के साथ जो जुड़ता है वो एनोड, माइनस के साथ जो जुड़ता है दैट इज कैथोड। पूछ लो सर, है ना, अर्पित बहुत खुश है। हाँ, एनोड जो है वो है पॉजिटिव के साथ जो जुड़ा है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो माइनस के साथ जुड़ा है वो है कैथोड। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें वही है, इलेक्ट्रोड्स हो गए ये दोनों, और हम इसमें से ले लेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें हमने क्या डाल दिया है? NaCl। तो ये हमारा सेटअप हो गया। अब एनोड और कैथोड हो गया आपका, पॉजिटिव वाले जो जिसके साथ जुड़ा है वो एनोड हो गया, कैथोड हो गया, और इसमें हमने डाल दिया है NaCl जो कि मोल्टन फॉर्म में। ठीक, मोल्टन फॉर्म में ये। तो जो मोल्टन फॉर्म है, जैसे ही हम इसमें से करंट पास करेंगे, जैसे इसमें से करंट पास होगा, अब एनोड और कैथोड में रिएक्शन आपको देखना है। तो अगेन वही बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अभी अभी आपको पता चल गया था कि प्लस का मतलब क्या होता है और माइनस का मतलब क्या होता है। प्लस का मतलब क्या होता है? अगर आपका प्लस मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और माइनस का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। तो इसमें क्या होगा? जो एनोड में क्या होगा? आपका जो माइनस वाला है वो कहाँ जाएगा? जो माइनस वाला है वो एनोड के पास जाएगा। जो प्लस के पास कौन जाता है? माइनस वाला जाएगा। उसमें अलग था कहानी। इसमें क्या करना है? आपको ये देखना है कि कौन प्लस है कौन सा माइनस है। तो ये है माइनस वाला, माइनस चार्ज कहाँ पे जाएगा? प्लस की तरफ। तो ये क्लोरीन जाएगा प्लस के पास। ठीक, क्लोरीन जो है वो क्या करेगा? तो जैसे NaCl है, यहाँ पे ये टूटा था Na+ और Cl- में, तो Cl कहाँ जाएगा आपके पास? प्लस के पास जाएगा। और प्लस वाला को क्या बोलेगा? भाई देख, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो गरीब है, ये प्लस हमेशा मांगते ही रहता है। तो क्लोरीन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये क्लोरीन जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा ये बन जाएगा वापस एटम। ये पहला किस में था? आयन के फॉर्म में था। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया वो बन गया क्लोरीन का एटम। ठीक है, अब एक और क्लोरीन ऐसे ही बनेगा। तो ये ऐसे दो क्लोरीन बन के दे विल फॉर्म Cl2 गैस। तो यहां पे हमको एनोड में हमको क्या मिलने वाला है? एनोड में हमको मिलने वाला है Cl2 गैस। एग्जाम में याद रखना है कि एनोड में क्या मिलेगा। वहां पे एनोड में हमको एनोड मड मिला था क्योंकि वहां से ट्रांसफर होते जा रहा था। यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है? क्लोरीन का गैस मिलने वाला है। कैथोड में क्या होने वाला है? कैथोड में कौन जाएगा? कैथोड माइनस है तो प्लस वाला जाएगा। तो जो सोडियम है Na+ है वो कहाँ जाएगा? माइनस के पास जाएगा, क्योंकि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। माइनस के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो ये बोलेगा भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, माइनस वाला इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये वापस क्या बन जाएगा? सोडियम। ये मेटल बन जाएगा और ये यहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है। तो हमको कैथोड में क्या मिलने वाला है? हमको कैथोड में मिलने वाला है सोडियम। आ रहा है समझ में? तो फाइनली हमको जो हमारा मेटल है वो कहाँ मिल गया? कैथोड में मिल गया। और एनोड में क्या मिल गया? तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यही इसी टाइप से अगर मान लो ऑब्जेक्टिव पूछना है तो यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या बोल देगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में हाईली रिएक्टिव मेटल के केस स्टडी भी आता है। भाई किसी में भी पूछ सकता है कि
एनोड में हमको क्या मिलेगा, एनोड में हमको क्या मिलने वाला है, Cl2 का गैस मिलने वाला है, और कैथोड में क्या मिलने वाला है हमको, कैथोड में हमको सोडियम का मेटल मिलने वाला है। तो ये है, देखो रिएक्शन कितना सिंपल है, ऐसे देखोगे तो कितना सिंपल है, आ रहा है समझ में। तो ये हुआ आपका मेटलर्जी का पूरा पार्ट। मैं बता रहा हूँ 70-80% चांसेस है कि इसमें से जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से हमको कुछ ना कुछ मिलता है। आ रहा है समझ में। तो ये हुआ हमारा मेटल का पार्ट। तो हम लोगों ने लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के एक्सट्रैक्शन को देख लिया, हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनके भी एक्सट्रैक्शन को समझ लिया है। अब हमारे पास क्या बचता है, मिडिल ऑर्डर वाला बचता है। तो एग्जाम में लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर 2018-19 में आया था, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन मिडिल ऑर्डर। तो उसको समझ लेते हैं, बहुत आसान है, पहले भी हमने डिस्कस कर रखा हुआ है, एक बार और देख लेते हैं और एग्जाम्पल इसके साथ और किसी मेटल को लेके हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो पहले वाला जो है सारा रिवाइज करके रख लो, और ये हमारे पास आ रहा है मिडिल ऑर्डर वाला। तो मिडिल ऑर्डर के जो स्टेप्स हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन मिडिल ऑर्डर। तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, कोई भी हमारे पास मेटल हो, अगर मिडिल ऑर्डर वाला हो या लो रिएक्टिविटी वाला हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है भाई हमारा, जल्दी बोलो फटाफट। सबसे पहला रहता है इसका ऑक्साइड में कन्वर्ट करना ना। तो पहला स्टेप क्या है, टू कन्वर्ट ओर इनटू ऑक्साइड। ये हमारा पहला स्टेप, एकदम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, कन्वर्ट ओर इनटू ऑक्साइड। समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारा जो दूसरा स्टेप क्या रहता है, जब हमारे पास ऑक्साइड आ जाता है, हमारे पास हमने ओर को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना है, मेटल में कन्वर्ट करना है। तो मेटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे, कि लो रिएक्टिविटी वाला तो सिर्फ हीट करके दे देता मेटल, लेकिन मिडिल ऑर्डर वाले को क्या करना पड़ता है, रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, ठीक। तीसरा, अगर हमारे पास मेटल आ गया है, अब मेटल आ गया है तो अब इसमें रिफाइनिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो फाइनली हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो ये हमारे तीन प्रोसेस या तीन स्टेप्स हैं मिडिल ऑर्डर के लिए। एकदम सिंपल है। सबसे पहले ओर को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। रिडक्शन, फिर अगर ऑक्साइड मिल गया तो उसको रिड्यूस करना है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल। और फाइनली हमको क्या कर देना है, रिफाइनिंग कर देना है। अच्छा, अब इसमें अगर और थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हो तो आपको पता है कि ओर को ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के ओर होते हैं, 2 टाइप के ओर होते हैं। तो इसी में अगर आपको और अच्छे समझाना है इनको, तो और आप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो। अगर हमारे पास कौन सा ओर है, अगर हमारे पास है सल्फाइड ओर, सल्फाइड का ओर है, तो क्या करोगे, सल्फाइड के ओर के लिए क्या करेंगे सर रोस्टिंग करेंगे। रटा गया एकदम, तो इसको हम लोग कर देंगे रोस्टिंग। अगर हमारे पास कार्बोनेट का ओर है, कार्बोनेट का ओर अगर है हमारे पास, तो कैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे सर, उसको कैल्सिनेशन कर देंगे हम लोग, कैल्सिनेशन। लो, हो गया, वेरी क्लियर है। सल्फाइड ओर रहेगा तो रोस्टिंग, कार्बोनेट ओर रहेगा तो कैल्सिनेशन। स्टेप में भी लिख सकते हो, डिपेंड करते कितने नंबर कैरी कर रहा है ना। अब ये तो हो गए स्टेप्स, और अगर आपको और समझाना है तो ये कर सकते हो। अच्छा, रिडक्शन में भी हमने 2 मेथड सीखा है। सर रिडक्शन कैसे करेंगे, तो रिडक्शन के भी 2 मेथड है सर। एक आप रिडक्शन किससे कर सकते हो, कार्बन से हीट करे तो हम रिडक्शन कर सकते हैं कार्बन से रिड्यूस कर रहे हैं, तो इस मेथड का नाम क्या होता है, दैट इज नोन एज स्मेल्टिंग। अगर कार्बन से रिड्यूस करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको स्मेल्टिंग बोलेंगे सर। और दूसरा क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम से भी कर सकते हो। तो अगर एल्यूमिनियम से करोगे तो इसको कौन सा प्रोसेस बोल देंगे, बहुत प्यारा नाम है, एल्यूमिनोथर्मी। हो गया भाई, आया समझ में कि नहीं आया समझ में, एकदम सिंपल है भाई। ओर को अपन ने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2
ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, या तो सल्फाइड का ओर हो सकता है या तो कार्बोनेट का। सल्फाइड का रहेगा तो रोस्टिंग कर देना, कार्बोनेट का रहेगा तो कैल्सिनेशन। इससे क्या होगा, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड को ओर को रिड्यूस करना है तो कार्बन के साथ हीट करोगे तो दैट विल बी नोन एज स्मेल्टिंग, और अगर एल्यूमिनियम के साथ करोगे तो एल्यूमिनोथर्मी। अब इसके रिएक्शन भी देख लेते हैं, है ना। डिपेंड, मैं हमेशा बोलता हूँ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अब आपको सब नहीं लिखना है, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का है वो, कितना मार्क्स कैरी कर रहा है, उसके हिसाब से आंसर लिखना। ठीक, अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जिंक का ओर है ना। तो जिंक का ओर है तो जिंक के दो ओर हो सकते हैं, हमारे पास ZnS भी हो सकता है और हमारे पास ZnCO3 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं जिंक के। तो ZnS अगर है तो क्या करोगे, इसको रोस्टिंग कर देंगे सर। एकदम देखो, इतनी बार सुन लिया अब तो याद ही हो जाना चाहिए भाई। सल्फाइड ओर को क्या करते हो, रोस्ट कर देते हो, और इसको क्या कर देते हो, कैल्सिनेशन करते हो सर। ये तो एकदम अब भूलना ही नहीं है ना। पाप पड़ेगा भाई भूल गया तो, कसम से बता रहा हूँ, है ना। अगले जन्म में क्या बनोगे फिर। हाँ, तो ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन, अगर आपका सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग करना है, अगर कार्बोनेट हो रहा है तो कैल्सिनेशन करना है। तो अब रोस्टिंग करेंगे तो इससे क्या मिल जाएगा अपन को, ZnO मिल जाएगा। इसमें भी हमको क्या मिल जाएगा, आपका ZnO मिल जाएगा। ठीक, दोनों ZnO को क्या करोगे, आप इसको कार्बन के साथ रिड्यूस कर सकते हो। कार्बन के साथ रिड्यूस कर दिए, जो कोक के फॉर्म में रहता है बेसिकली, तो फिर आपको क्या दे देगा, ये Zn दे देगा। समझ में आ रहा है, सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक, समझ आया, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, है ना। तो ये है आपका पूरा मिडिल ऑर्डर का रिएक्शन। ओके, समझ आया, याद कर लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं तो अच्छे से याद कर लो इसको। याद करो भाई, याद करो, है ना। बार बार बोल बोल के थक गया हूं, याद करो याद करो, टाइम पास मत करो, है ना। ये मेरे ख्याल से एग्जाम के पहले दिन देखोगे, कल ही एग्जाम है, कर लो याद इसको। देखते रहो, सर बोर्ड मिटा रहा अच्छे से। हाँ हाँ, देखो देखो अच्छे से, बहुत सुंदर, बहुत जहर। हाँ भाई, तो एक एल्यूमिनोथर्मी का भी रिएक्शन देख ही लेते हैं। तो रिएक्शन समझ में तो आ गया। तो जिंक सल्फाइड का अगर हमको रिएक्शन देखना है तो जिंक सल्फाइड का हमने क्या किया, ZnS को हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया, रोस्टिंग किया, तो हमको मिल गया ZnO प्लस SO2। ठीक, इसको बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कर देंगे तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 2, हो गया 3। ये वही वाला है 2 3 2 2 वाला, सब में वही चल रहा है 2 3 2 2। ठीक, ओके, फिर ZnO को हमने हीट कर दिया। ZnO को हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, 2Zn प्लस O2। सॉरी। तो इसके बाद ये आपने रोस्टिंग कर दिया। अब रोस्टिंग को क्या करना है, ये वाला स्टेप क्या हो गया, ये रोस्टिंग का स्टेप हो गया। फिर रिडक्शन करना है। रिडक्शन अपन किसके साथ कर रहे हैं, रिडक्शन अपन कर रहे हैं कार्बन के साथ। तो ZnO को हमने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, कार्बन के साथ। वी गेट Zn प्लस C। ठीक, ओके। मान लो आपके पास आयरन का ऑक्साइड मिल गया, है ना। तो ये रिएक्शन भी आपको समझा दे रहा हूँ। आयरन जो है, आयरन का मान लो हमारे पास मिल गया Fe2O3। इससे पहले अगर ये डायरेक्टली कभी कभी आपको और मिल सकता है, ऑक्साइड का और मिल सकता है, या मान लो आपको मिला है कार्बोनेट और मिला, उससे हमने ऑक्साइड बनाया। अब इस ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हम रिड्यूस करवाते हैं। तो ये रिएक्शन अलग से याद करना है, अपन चैप्टर 1 में ही पढ़े इसको। तो ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या दे के देगा हम लोग को, ये देगा Al2O3 प्लस Fe। तो ये जो Fe रहता है ना, वो रहता है आपका मोल्टन फॉर्म में। बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करोगे तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, बैलेंस्ड है। तो ये जो रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, मोल्टन फॉर्म में रहता है। अब इसको बहुत प्रकार से पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमारे लिए। थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस तो है ही है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। बहुत फेमस है, ठीक है ना। थर्माइट रिएक्शन किस काम आता है ये रिएक्शन, ये काम आता है रेलवे के ट्रैक्स को अगर वेल्ड करना है, रेलवे ट्रैक्स को
वेल्डिंग के काम आता है। अगर रेलवे ट्रैक्स में अगर आपका रेलवे ट्रैक टूट गया है और उसको जोड़ना है तो द बेस्ट मेथड विल बी दिस थर्माइट रिएक्शन से जो मोल्टन आयरन मिलेगा उससे आप इसको वेल्डिंग कर सकते हो। तो दिस इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। अलग से भी पूछ सकता है, फर्स्ट चैप्टर के लिए पूछ सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो बहुत सारे प्रकार से पूछ लेगा ये, ठीक है ना। थर्माइट एल्यूमिनोथर्मी तो हो गया, थर्माइट रिएक्शन हो गया। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, और ये रेलवे ट्रैक्स के वेल्डिंग या बड़े बड़े अगर मशीनरी है उसमें अगर आपको वेल्डिंग करना है तो ये मेथड को यूज कर सकते हो। आया समझ में? ये रिएक्शन को अलग से याद रख सकते हो, इसको अलग से याद रख सकते हो। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है। मिडिल ऑर्डर वाला गड़बड़ नहीं करना। जनरली मैंने पेपर में ये देखा है कि मिडिल ऑर्डर वाले मेटल्स को कैसे आप उसके स्टेप्स लिखो, तो स्टेप आपको समझ में आएंगे, और अगर रिएक्शंस याद कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। आया क्या समझ में? ये रिएक्शन भूलना नहीं है भैया, एल्यूमिनोथर्मी थर्माइट रिएक्शन। करेक्ट? ओके, चले बड़े आगे। तो ये हमारा मेटलर्जी यहाँ पे जाके अब हुआ हमारा मेटलर्जी खत्म। तो मेटलर्जी हो गया है, तो उम्मीद कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि क्वेश्चन आ जाए भाई, सिंपल सा है ना। रिफाइनिंग को बहुत अच्छे से कर लेना, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को बढ़िया से करके जाना, बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि वो आ जाए। ठीक है, तो मेटल्स नॉन मेटल्स का एक पार्ट हो चुका है, मैंने स्टार्टिंग में लिस्ट लिखवाई थी। तो जो दूसरा पार्ट है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, है ना। तो सिर्फ एक टॉपिक करके जाएंगे तो फिर अपन चांस लेके जा रहे हैं, कम से कम 3-4 टॉपिक करके जाते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ तो पक्का फंसेगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, थोड़ा लिखने का तरीका आपको मैं समझा देता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन आता है ना, आ सकता है, पढ़ लो इसको। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे, मेरे को ना बड़ा यार बहुत गुस्सा भी आता है ना हंसी भी आती है, मैं क्या बोलूँ। अब यहाँ पे ना कुछ बेसिक चीजें रहती हैं। अगर आपको एक कंपाउंड बनाना है ना, आपको पता रहना चाहिए कि वो कंपाउंड का एटॉमिक नंबर क्या है, उसका सिंबल क्या है। उसके बिना मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकता, पता है ये। अब आज के डेट में अगर आप बोलोगे कि आज मैं एटॉमिक नंबर याद करने जा रहा हूँ या सिंबल याद करना, तो कोई भी हंसेगा यार भाई, है ना। मेरे को फिर क्या समझ नहीं आता कि कैसे इसको समझाऊं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो जो लोगों को सिंबल्स आते हैं, उनसे एटॉमिक नंबर आता है, वो बना सकते हैं, बाकी लोग से मैं कैसे उम्मीद करूंगा। क्या बोल रहे हो सर? देखो, अगर मेरे को बनाना है सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, बोलेगा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका बनाने बोल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का समझाने बोल रहा है फॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारे बच्चों को ना पता ही नहीं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, एटलीस्ट मेरे बच्चों को तो नहीं पता है। ठीक है ना, तो भाई कैसे करेंगे अब? तो यही तो प्रॉब्लम जाता है। तो आपको पहले तो ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो बता के दे देगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO होता है। तो अगर आप उनको ये बोल देना फॉर्मेशन ऑफ MgO समझाओ, तो हमारी किस्मत है। ठीक है ना, अब मेरे को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है आपको? ये ना पहले से पता रहना चाहिए था। चलो, जो हो गया सो हो गया, अब क्या करेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे को बनाना है। एक्सप्लेन द क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फॉर्मूला पहले तो पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। जिनको नहीं आता फॉर्मूला बनाना, मैं 2 मिनट ले रहा हूं। ये हमारा ये है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये बन जाता है Mg2O2, दोनों सेम फैक्टर है, तो ये बन जाता है MgO। क्लास 9th का है मेरे भाई, कैसे करेंगे बताओ? तो सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अभी जैसे बोलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, हमको क्या बनाने बोला? चलो, ये नहीं बोल रहा मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, अगर आता हो तो। कुछ लोग MgCl बोल दे, MgCl जो मर्जी है बोल देंगे, है ना, तमाशा करने आए। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोरीन है Cl, Mg की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा? MgCl2 मिलेगा। तो भाई फॉर्मूला पता रहेगा तब तो मैं कुछ बनाऊंगा, तो पड़ोसी से पूछ लेना। ठीक है, तो अभी हमको बनाना है MgO। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरे को फॉर्मूला आता है, मेरे को समझ में आ गया, और भगवान की कृपा से बोल दिया MgO ही बनाओ। तो MgO बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे आप? लिखोगे एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो
तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। पता होना चाहिए, यहीं से स्टार्ट हो रही गाड़ी। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? अब ये सब क्लास 9th का है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 282, ऐसा लिखोगे, ठीक है ना। फिर एटॉमिक नंबर ऑफ दूसरा एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? 26। तो भाई ये सबसे पहला स्टेप है, ये आपका स्टेप 1 है। कोई भी फॉर्मेशन आएगा तो ऐसे ही करोगे, एटॉमिक नंबर लिख दोगे उसका और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दोगे। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया। उसके बाद इससे क्या समझ में आता है? इससे मुझे ये समझ में आता है कि मैग्नीशियम को ऑक्टेट लाने के लिए या नोबल गैस जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। ये सब 9th का बेटा, मैं उतना डीप में नहीं जाना चाह रहा हूं, अभी फिलहाल के लिए समझ लो। हर एलिमेंट क्या चाहता है? हर एलिमेंट या तो 2-8 उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा चाहता है। तो ऐसा बनने के लिए, इनमें से किसी एक को बनने के लिए, अगर आपको मैग्नीशियम कैसा बन सकता है? ऐसा बन सकता है। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है वो भी ऐसा बनना चाहेगा, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो आयनिक कंपाउंड ऐसे ही तो बनते हैं। तो एक आदमी कहीं से मैग्नीशियम आया, वो बोल रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मेरे भाई। ऑक्सीजन पड़ोस में घूम रहा है, तो बोलता है मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बोलेगा भाई तू दे दे मेरे को, और तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को देके दे विल फॉर्म अ कंपाउंड। तो जब ये लेन देन होगा तो वो बोलेगा ना चल भाई हाथ मिला कंपाउंड बना लेते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये सब 9th का फंडा है। फिलहाल अभी हमको आंसर कैसे लिखना है वो मैं समझा रहा हूं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर ये हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गया, ये हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गया। आपको अब ये क्या लिखना है? देयरफॉर मैग्नीशियम will lose 2 electron to acquire noble gas configuration. Similarly oxygen क्या करेगा? Oxygen will gain those 2 electrons to acquire noble gas. ये एक नेक्स्ट लाइन लिख दोगे भाई। आप समझा रहे हो कि भाई हो क्या रहा है ना। हर चीज डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा लिखोगे तो अगर 3 मार्क्स का होगा तो पूरे नंबर मिलेंगे। समझ आया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, आपको समझ में आ गया इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसको दे देगा, लूज कर देगा, और ये जो है ऑक्सीजन है वही इलेक्ट्रॉन को एक्वायर वो गेन कर लेगा और वो भी बन जाएगा नोबल गैस। तो ये पूरा प्रोसेस जो है नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए ही है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक लिख लिए? ओके। अब इसका अपन को फोटो बनाना है ना, कि कैसे इसका ट्रांसफर हो रहा है। समझ आ गया? तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ये नोट कर लेना, ठीक है। और ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। तो हो क्या रहा है? आप फोटो बनाते हैं। फोटो कैसे बनाता है? तो यहाँ जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या बनाते हैं? जो लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको अपन ने ऐसे दिखा दिया, एक गोला लगा दिया तो सुंदर दिख जा रहा है। ये हो गया मैग्नीशियम। आ रहा समझ में? ओके। प्लस किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ही लिखना रहता है। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखा रहा हूं मैं? क्रॉस से दिखा रहा हूं, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। आप डॉट से भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से अरेंज होंगे। इसको भी एक गोला लगा लो, तो ये हो गया आपका, सुंदर दिख गया। आया समझ में? क्या किया मैंने? ये जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन है उसी को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होगा? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गिव इट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देता है, कोई भी आदमी जब इलेक्ट्रॉन देता है वो बन जाता है पॉजिटिव आयन। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन। ठीक, ये बन गया आयन। तो डब्बे में दिखा दो। उसी टाइप से जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अब ये कैसा दिखेगा? अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए ना, अब ये आयन में बन गया।
अब ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा और इसके पास कितना आ गया 2-। तो फाइनली ये हमारा ट्रांसफर से ये हमारा कंपाउंड बन गया, या इसी को हम ऐसे लिख देंगे MgO। आया क्या समझ में? एकदम आसान है भाई, पर प्रॉब्लम कहाँ है बताऊं, यही ये प्रॉब्लम, यही नहीं आता तो कहां से कुछ बनेगा। ठीक है ना, चांसेस हैं आने के लिए, कोई भी कंपाउंड आ सकता है। तो अगर आपको वैलेंसी और ये सब आता है ना तो कोई भी बना लोगे। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं MgCl2 का, तो वो 2 है उसमें, तो और समझ में आ जाएगा। ये देखो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास बना के जाओ, मस्त टॉपिक है। आ जाए भगवान, वो तो मेटलर्जी से ज्यादा अच्छा, 3 नंबर में अगर ये आ जाएगा तो बहुत अच्छा। देख कितने लाइन में होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, कर ले भाई कर ले, बहुत आसान है, कर ले इसको। ठीक है, अब जिनको एटॉमिक नंबर नहीं आता वो क्या करेंगे मेरे को नहीं मालूम। ठीक है ना, तो कुछ एक एग्जाम्पल जैसे MgO कोई देख लो, एक NaCl देख सकते हो, और एक क्या देखोगे MgCl2, और मैं बताता हूँ। अब MgCl2 को भी समझ लेते हैं वैसे सेम टू सेम। तो हमको बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड, नाम देगा, नाम रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, वो बन जाएगा MgCl2। अभी भी मैंने बताया MgCl2 कैसे बनाते हैं। अगेन एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर Mg का एटॉमिक नंबर है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 282। दूसरा हमारा है एटॉमिक नंबर है उसका, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया कितना 17, इज अ 17, तो ये हो जाएगा 287। आया समझ में? तो पिछली बार भी हमने देखा था मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? तो अगेन वही लिख देंगे कि मैग्नीशियम, यहाँ पे आप लोग लिखोगे, मेरे को आलस आता बहुत। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम जो है इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, और क्लोरीन जो है वो इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम, ये लाइन हमने लिख दी। अब ये होगा कैसे, इसका फोटो अपन को समझना है। ठीक है, ये 2 लाइन लिख लोगे ना, कुछ तो करे रे खुद से। हाँ, सब स्पून फीडिंग चाहिए, छपाई प्रोग्राम में मजा आता है खूब। तो ये बन गया आपका Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने डब्बा बना दिया, गोला बना दिया। ठीक, प्लस अब हमारे पास फॉर्मूले में देखो क्लोरीन कितने, Cl2, पिछले बार ऑक्सीजन कितना था सिंगल, तो 1 ऑक्सीजन बनाए थे। अब हम कितने क्लोरीन बनाएंगे, 2 क्लोरीन बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 2 क्लोरीन। ठीक है, क्या आया समझ में? वेरी गुड। ठीक, अब क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगेन हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक, अब बना दिया हमने गोला, सुंदर दिखने के लिए ये बन गया गोला। अब यहां से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक, क्योंकि क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। बढ़िया, क्या है इसमें, क्या समझना है बताओ? इसके पास 2 थे, यहाँ पे 2 लोग हैं, ले लिए भाई। अब फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा लूज करेगा, Mg क्या बन जाएगा, Mg2+ बन जाएगा, और क्लोरीन बन जाएगा माइनस, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1 माइनस। तो इसमें से दोनों एटम को ना दिखा के हम एक ही को दिखाएंगे, हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे 2, तो इसका मतलब ऐसे हमारे पास 2 एटम है। इज इट ओके? तो ये 2 क्लोरीन है, उसमें का एक का सिंबल बस बनाओ और यहां पे लिख दो 2, और फाइनली फॉर्मूला मिल गया MgCl2। तो भाई मेटलर्जी से ज्यादा आसान है ये वाला टॉपिक, थोड़ा सा करके अगर आ गया ना मजा आ जाएगा। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के लिए आप NaCl प्रैक्टिस करो, आप Na2 बनाओ, सोडियम ऑक्साइड, है ना। सोडियम ऑक्साइड जब बोलेगा तो फॉर्मूला ये रहेगा। प्रॉब्लम वही जाता है कि फॉर्मूला ही नहीं समझ आ रहा है, सोडियम ऑक्साइड बोले NaO बना दिया आप, सोडियम, हाँ सोडियम Na, हाँ वो ऐसे थोड़ी होता है यार। सोडियम ऑक्साइड का होता है Na2, NaCl सोडियम क्लोराइड। ये 2 प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर टेक्स्ट बुक में कुछ दिया तो और प्रैक्टिस कर सकते हो। जरूर करो भाई, ये टॉपिक बहुत ही आसान है, तो आसान को छोड़ोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, मिल गया अपन को 3 नंबर, मिल गया, वेरी नाइस। तो ये हो गया हमारा आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, बढ़िया है।
है कि नहीं? आप ही के लिए बढ़िया है, बोलो सर, आपको सब आ जाता है। अब अपना जो तीसरा पार्ट है वो है आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज। ये अगेन बहुत सारे गिव रीजंस ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं, एसर्शन में आ सकता है, तो बहुत जगह पूछा जा सकता है। ये भी बहुत आसान है भाई, एकदम स्टेटमेंट है, याद कर लो, मेरे साथ समझ लो, आराम से हो जाएगा। ये बता रहा हूँ, वो मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको पहले बताया था, ज़्यादा है इसलिए पहले बताया। ये आसान आसान है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो हमारा तीसरा जो पार्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज तो ना यार लिखना नहीं आता, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा, आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। पता चला, इलेक्ट्रोवैलेंट पूछ लिया, छोड़ के आगे गए। तो हमको क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़नी। ठीक, ओके। अच्छा, इसमें पूछेगा प्रॉपर्टीज और गिव रीजन पूछ लेगा क्यों होता है ऐसा करके, ऐसा भी पूछ लेता है, तो समझते जा रहे हैं। तो सबसे पहला, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड होते हैं एंड दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। दे आर जनरली क्या? दे आर जनरली सॉलिड्स, सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। ये इनका नेचर है। पहली प्रॉपर्टी, दे आर सॉलिड्स, हार्ड एंड ब्रिटल, याद रखेंगे, दे आर जनरली सॉलिड्स, हार्ड एंड ब्रिटल। कारण पूछ लेगा, क्यों सॉलिड्स हैं, क्यों हार्ड है, तो सबका ना भाई एक ही रीजन है। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे ना, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो यही रीजन लिख देना, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड किससे बने थे? अभी आपने देखा ना, आयनिक कंपाउंड बनते हैं आयन से, और आयन के बीच में होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आयंस जो है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत सारा फोर्स लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो 12वीं में पढ़ने का है। तो अभी हमको क्या लिखना है? अगर पूछेगा वाई, ये स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा वाई, गिव रीजन, या पूछेगा प्रॉपर्टीज फिर एक्सप्लेन करो, तो भाई क्या लिख दोगे? सिंपल है कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस which have strong force of attraction, which have, देखा मेरे छुट्टे जाता है, which have strong force of attraction between them। ये आप लिख दो, आपका काम बन गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अच्छे से चीजें से लिख सकते हैं, बस एक शॉर्ट में अपन को समझने के लिए कि उनके बीच में क्या है, फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, उन आयंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक, दूसरा चीज है इसका, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई। कारण सेम रीजन, मैं बोला ना, सेम रीजन। ठीक, तो कुछ भी पूछता है इन दोनों में से, अपन को यही रीजन लिखना है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तीसरा, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट insoluble in inorganic solvents। ये क्या होता है सर? पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जैसे हो गया आपका पेट्रोल, केरोसिन, है ना, बेंजीन, ढेर सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। इनमें वो डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता, पर वाटर में इट इज सॉल्युबल। ठीक है, इसका रीजन जनरली पूछता नहीं है, लेकिन वाटर जो है पोलार मॉलिक्यूल वाला फंडा है इसमें, तो उस ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। सॉल्युबल इन वाटर, और वो भी आयन के ही कारण होता है। अभी बस इतना याद रखो, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक, एंड फाइनली they are good conductor of
दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लिखने की झंझट रे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ओनली इन मोल्टन फॉर्म और इन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, ये एक चीज ध्यान रखने की, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर, आयनिक कंपाउंड जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर कब? मोल्टन फॉर्म में, है ना, मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए, या डिसॉल्व्ड इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा तो ही ये कंडक्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन पूछता है, और ये दोनों पूछ सकता है कि भाई क्यों कंडक्ट करता है मोल्टन फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में, व्हाई दे आर गुड कंडक्टर, वो भी पूछ सकता है, एंड व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो ये याद रखना, दे डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड फॉर्म, कंडक्ट इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये याद रखना। ये अलग से आपको असर्शन रीजन, ये आजकल असर्शन रीजन में बहुत फंसाता है, और असर्शन रीजन एक बहुत लोगों को परेशान करता है, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं आया? तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन दोनों का तो सेम हो गया, इसका तो ज़्यादा रीज़न अभी हमको एग्जाम में पूछता नहीं है। इस वाले का मैं एग्जाम में और आपको, सॉरी एग्जाम बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि ये क्यों कंडक्ट नहीं करता सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल सा है, सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। एंड तो ये लास्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कंडक्ट क्यों करता है पहले तो वो समझ लो, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं, हमारे साथ चैप्टर भी है हमारे पास फिजिक्स में। तो करंट को कंडक्ट करने के लिए वी रिक्वायर व्हाट? या तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। तो चार्ज पार्टिकल्स जो है, आयंस क्या होते हैं? आयंस और व्हाट? दे आर चार्ज पार्टिकल्स, है ना। तो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस वजह से वो कंडक्ट करते हैं। तो पहली बात तो कि सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर हेल्ड विथ, सॉलिड फॉर्म में दे आर हेल्ड विथ व्हाट? अभी बताया ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तीसरा भी वही रीजन हो गया भाई, मैंने बोला ना कुछ नहीं समझ में आएगा तो यही रीजन लिख देना, दे आर हेल्ड विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो भाई टूट ही नहीं रहे, वो आयंस ही नहीं बने, तो वो सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बट लिक्विड फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? जब ये मोल्टन फॉर्म में रहते हैं, मोल्टन फॉर्म में क्या होता है? मोल्टन फॉर्म में दे डिसोशिएट इनटू आयंस, दे डिसोशिएट, या ब्रेक डाउन लिख लो, एंड आयंस क्या करते हैं? एंड आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या करंट, व्हाटएवर यू से। सिंपल, ये इसका रीजन है। मुश्किल है? एकदम आसान है भाई। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं करते बिकॉज दे आर हेल्ड विथ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ब्रेक डाउन नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही किसी लिक्विड में आप इसको डाल दिए या मोल्टन फॉर्म में कर दिए, वाटर में डाल दिए, तो दे गेट डिसोशिएटेड इनटू आयंस, और आपको पता है कि आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। समझ आया? अगेन दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहला वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, और ये कंपेरेटिवली मेटलर्जी से ईजी है। यू कांट इग्नोर मेटलर्जी, बट ये टॉपिक्स पहले किया जा सकता है। गॉट इट? सही है। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। अब आखिरी पार्ट बच रहा है, और अब जाके हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और आप इसमें से 5-6 नंबर ला सकते हो अगर याद करके चले गए तो। ये आखिरी पार्ट झिलाएगा भाई, इसमें ढेर सारे रिएक्शंस हैं, और ये रिएक्शन में आप बच्चा पंचायत करना चालू कर देता है। तो हमको रिएक्शंस पढ़ने हैं, तो यहीं पे थोड़ा सा ये झिलाऊ लगेगा शायद, लेकिन अगर कर सकते हो तो कर लेना, तो पूरा मतलब कवर हो जाएगा, एकदम हिम्मत से जा पाएंगे कि भाई
हाँ हम लोग ये चैप्टर करके जाएंगे। तो मैं आपको सारे रिएक्शन लिखवा देता हूँ और आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। उससे पहले ना एक और चीज देख सकते हैं कि हम लोग, हाँ एक और टॉपिक रहे, मतलब बीच में ही इन बिटवीन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, ये रिएक्शन में ही है लेकिन मैं अलग से इसको टॉपिक करवा देता हूँ। ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है हमारा आ गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो जनरली जो है, जो कुछ बेसिक्स बता रहा हूं ना, अगर पॉइंट्स याद रहेंगे ना बेटा, तो तुम्हारे बहुत सारी, देखो हर चीज ना कुछ कहानी लिखनी नहीं आती है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको कहानी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट्स आते हैं आजकल। ये आप लोगों को ये देखो एमसीक्यूज क्यों करवाते हैं, उसमें ना हर चीजें छोटी छोटी चीजें कवर होती है, उनके लिए छोटी छोटी बेसिक्स पता होनी चाहिए। अगर बेसिक्स पता रहता है तो हाँ हमको समझ में आता है, हर बच्चे को कुछ आता है। कहानी तो कोई भी कुछ भी छाप देता है। बेसिक्स देखो कैसे पता चलता है। यहाँ पे हमारे पास दो लोग हैं, एक है हमारे पास मेटल्स और एक है नॉन मेटल्स। दोनों ही जो है ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल जो ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, है ना, O2 के साथ, ये जो ऑक्साइड बनाता है, मेटल के साथ जो ऑक्साइड बनता है, ये मेटल ऑक्साइड बन गया, ये नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली किस नेचर के होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक नेचर के होते हैं। और ये कौन से नेचर के होते हैं? ये एसिडिक नेचर के होते हैं। एकदम याद रखना है, ठीक है। ये कौन से नेचर के होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब ये मत पूछना कि बेस क्या होता है, इसके पहला वाला चैप्टर एसिड बेस है, ठीक है ना। तो ये बेसिक नेचर के होते हैं और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक, क्लियर है, काम आएगा, क्योंकि तभी तो एसिड मेटल्स जो हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि वो बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज एसिडिक नेचर का एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? समझ में आ रहा है ना। तो ये कुछ छोटे मोटे बेसिक्स हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। तो मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं विच आर बोथ विच शोज बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक प्रॉपर्टीज। उनको हमने नाम दिया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं? एम्फोटेरिक आर दोज ऑक्साइड्स which show both acidic as well as basic properties। तो वो लोग जो वो ऑक्साइड्स जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर देते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो कौन दो लोग हैं वो दो लोग का नाम याद रखो। ये आ सकता है आपको एमसीक्यूज में, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा टिक चेक करो कौन सा है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ZNO है एक है Al2O3, ZNO एंड Al2O3 तुरंत याद करो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तुरंत अब भी याद होना चाहिए। ZNO आग बंद करो, ZNO और Al2O3 दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। विश्वास करो आएगा। तो ZNO एंड Al2O3 दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मतलब दे आर, ये दोनों ही एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करेंगे। मतलब क्या? ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? ये समझ आ गया, याद हो गया ना? हाँ, अब इसके रिएक्शंस भी देख लो। अब कर रहे हैं तो भाई कर ही लो। अब रिएक्शंस का पार्ट चालू हो रहा है, थोड़ा सा कंझट लगेगा पर आप देखते जाओ इसको। तो अब हम क्या देख रहे हैं? ZNO और Al2O3 के रिएक्शंस देख रहे हैं। किसके साथ? एसिड एंड बेस के साथ। ठीक है, नोट करते जा रहे हो ना कि बस देख रहे हो? ओरली लिख लिख के याद करना पड़ेगा बेटा, है ना। अभी हमारे पास एक कितना 1.5 घंटा हुआ होगा मेरे ख्याल से वीडियो का, मेरे को पता नहीं। तो 1.5 घंटा हुआ है अपन को अभी, या शाम तक या दिन तक इसको कंप्लीट करके इसमें से नंबर लाना है। ठीक है, तो हमारे पास है ये इसके रिएक्शंस देख लो। तो हमारे पास है ZNO। तो ZNO एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, मान लो ले ले रहे हैं हम लोग HCl एसिड, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, ले लेते हैं हम लोग NOH। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है
सॉरी Al2O3 ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा, और ये Al2O3 बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, समझ में आसानी से होएगा। ठीक है, तो एक सिंपल है भाई, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, तो सब में ना पानी तो मिलना ही मिलना है। सब में क्या मिलने वाला है हम लोगों को? पानी मिलने वाला है। तो भाई रिएक्शन का एक पार्ट तो समझ में आ गया हम लोगों को। चारों रिएक्शन में आपको वाटर तो मिलना ही है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें ये बेसिक है, सॉरी इसमें ये एसिडिक है, ये बेस है, इसमें ये बेसिक है, ये एसिड है, एसिड प्लस बेस क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट बस आपको याद रखना पड़ेगा, पानी तो सब में मिलना है। और सॉल्ट बनाना भी बड़ा आसान होता है। Zn जो है वो Cl के साथ कंपाउंड बनाएगा, अगेन वही वैलेंसी नहीं आती है, कंपाउंड नहीं बनेगा, 9वीं का बेसिक खराब है। तो फॉर्मूला बनेगा ZnCl2। हमारे कुछ बच्चे ZnCl, हमारी मर्जी, Cl3 हमारे पिताजी का राज है, तो कुछ भी लिखो, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता है, वैलेंसी से ही करना पड़ता है। ZnCl2 तो कंपाउंड बन गया ZnCl2। यहाँ पे एल्यूमिनियम और Cl का क्या बन जाएगा? AlCl3। अगेन 3 अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे हैं, वैलेंसी की वजह से लगा रहे हैं। बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना भाई कुछ भी करते हैं, वैलेंसी याद नहीं है तो यही प्रॉब्लम। अब यहां पे ना ये जो कंपाउंड है ये मैं नहीं बना सकता, ये हमको याद करना पड़ेगा, एकदम एकदम टिपिकल है ना, तो इसको अपन को याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे बनता है, और बिल्कुल याद रखना है ना, ZnO प्लस सोडियम जो है, और अगर ना वो मेटल का रिएक्शन विद बेस में भी काम आ जाएगा। कौन सा ये चैप्टर? हाँ, एसिड बेस वाले चैप्टर में भी ये काम आ जाएगा, सेम बन जाता है कंपाउंड। तो यहाँ पे बनेगा Na2ZnO2, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे बनेगा NaAlO2। ये दो कंपाउंड थोड़ा ध्यान रखो भाई, ये बहुत अच्छा रिएक्शन भी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन जैसे एल्यूमिनेट थर्मी था ना, ये दो रिएक्शन आपको अलग से, ये तो कोई भी बना सकता है, ये बना नहीं सकते हम लोग, है ना, याद रखना पड़ता है। तो इसको, इसका नाम भी थोड़ा सा अलग सा है, ये है सोडियम जिंकेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम जिंकेट। ये है सोडियम जिंकेट और ये है एल्यूमिनियम जिंकेट। आ रहा है समझ में? तो ये दो जो है वो आपको याद रखना, ठीक। और हर रिएक्शन आपको मालूम है बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंसिंग आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे कितना दिख रहा है? ये 2 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया ZnO में। यहाँ पे 2 दिख रहा है, ये भी शायद बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे Al2O3 है, तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से 6 लगेगा, 6 लगेगा यहाँ पे, और ये लगेगा आपका 2AlCl3 हो गया, H2 हो गया क्या, और यहाँ पे 3H2 हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग वाले इक्वेशंस लिखने रहते हैं सारे, तो बैलेंस करके लिखना। ये मेरे ख्याल से 2 नहीं है, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ये हो गया आपका बैलेंसिंग, सही है वाला। तो इस तरीके से आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं कुछ मेटल्स के कुछ रिएक्शंस हैं। मेटल्स का बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और वाटर के साथ रिएक्शन, तब ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाऊ, चलो इसको मिटा देते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए। ये बस बैलेंसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब आखिरी टाइम में बैलेंस वहीं जाके करना। ओके, तो हमारा मोस्टली हमारा हो चुका है। ये वाले पार्ट में से कुछ एक रिएक्शन अगर आप देख लोगे तो हमको थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये चैप्टर को करने में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मेटल का रिएक्शन हम देखते हैं। सारे रिएक्शंस में आप लोग को लिख के दे देता हूँ और फिर आप इसको देखते जाना, ठीक है। ओके, तो अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर एंड एसिड। तो मेटल का ही रिएक्शन हम देखेंगे,
नॉन मेटल्स का उतना एग्जाम में पूछता नहीं है, तो मैंने आपके लिस्ट आउट किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखोगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यार ये झिलाऊ पार्ट है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। तो हमको अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, वो ऑब्जेक्टिव के लिए रिएक्शंस याद होंगे कि नहीं होंगे मैं गारंटी नहीं ले सकता, है ना, दिमाग थोड़ा सा चलता नहीं है। तो कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम याद कर सकें और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो उसमें से स्कोर करेंगे, ठीक है ना। घबराओ मत, बिल्कुल थोड़ा पढ़ना पड़ता है भाई, नंबर चाहिए ना। ओके, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन देख रहे हैं, तो सिंपल है, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अभी अभी आपको बताया था मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, इट इज बेसिक इन नेचर, बार बार बता चुके हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो बोथ बेसिक एंड एसिडिक होते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो है सोडियम और पोटेशियम। ये हाईली रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन जो होता है वो बहुत विग्रस होता है। विग्रस मतलब लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसको एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हो, एनर्जी निकलती है इसमें, है ना, एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन इज विग्रस और इतनी एनर्जी निकलती है कि ये इट मे कैच फायर ऑल्सो, ठीक है, इसमें फायर भी हो सकता है। तो इसलिए जनरली एक क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम जो है उसको केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर किया जाता है, बिकॉज ये जो रिएक्शन है इट इज वेरी हाईली विग्रस एंड इट मे कैच फायर, इस वजह से। आ रहा है समझ में? तो इस वजह से इसको अपन को केरोसिन ऑयल में रखना है। इसको पानी में क्यों नहीं रखा जाता, पानी के साथ भी इसका जो रिएक्शन है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इट में कैच फायर। तो ये जो पॉइंट है ना, यही बता रहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट में, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी विग्रस। अब इसमें से बोल देगा ये फॉलोइंग एमसीक्यूज में कैसे पूछेगा, ये मेटल्स दे देगा, इनमें से किसको हम लोग केरोसिन ऑयल में, तो एकदम सिंपल है भाई, पता नॉलेज रहेगा तो आराम से नंबर मिल जाता है। तो इस सब के लिए मेरे को लगता है कि हाँ यार ये आराम से नंबर बन सकते हैं। रिएक्शन वही है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। अगेन ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वैलेंसी पता है। हमको पता है कि मेटल ऑक्साइड बनाना है तो ये फॉर्मूले से बन सकता है, बैलेंसिंग आ सकती है। तो ये रटने के लिए उतना जरूरी नहीं, लेकिन वही अगर अपन को बैलेंसी याद नहीं है तो अगेन सोचना भी नहीं है। एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Al2 ऑक्साइड है, और ये ना लेयर बना लेता है। तो ना इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। एल्यूमिनियम के अपन फॉइल्स यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, खाना पैक करने के लिए, वाई एल्यूमिनियम फॉइल्स है, तो वो यही रीजन है कि ये क्या करता है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इट मेक्स अ लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, और फर्दर ऑक्सीडेशन बचाता है एल्यूमिनियम का। तो जो भी फूड रहेगा वो सेफ रहेगा। उसी टाइप से जो बोर्ड दिख रहा है आपको, बोर्ड में जो एल्यूमिनियम की पट्टी लगी हुई है, तो इसमें भी यही एल्यूमिनियम की लेयर बन जाती है। तो एल्यूमिनियम का जो लेयर बन जाता है तो वो आपको फर्दर इसके कोरोजन को भी बोल लो या इसके मेटल को बचा के रखता है। तो ये याद रखना है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाते हैं लोग, ठीक। आयरन का बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, अलग सा थोड़ा सा बनता है क्योंकि इसका जो कंपाउंड है ना, जो प्रोडक्ट है वो अलग ही है। तो सबसे पहले तो आयरन नॉर्मली हीट करने से नहीं रिएक्ट करता, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है तब ये रिएक्ट करता है। एंड व्हाट इट गिव्स, Fe3O4, ये अलग कंपाउंड है। जनरली ये FeO बना सकता है, Fe2O3 बना सकता है। ये वाला देखो Fe3O4 है और इसका नाम है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। इसलिए ये रिएक्शन जैसे ना ये थोड़ा पिक्यूलियर टाइप का, अलग टाइप का दिख रहा है, तो इस पर ध्यान दे सकते हो। Fe3O4, इसको आयरन 2-3 ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसमें दोनों वैलेंसी रहती है, 2 और 3। आयरन की वैलेंसी जनरली आपकी 2 और 3 होती है, इसमें दोनों वैलेंसी रहती है, मतलब ये दोनों से मिलके बना हुआ है। FeO और Fe2O3 से मिलके बनता है, तो इसलिए हम लोग इसको आयरन 2-3 ऑक्साइड भी बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये वाला तो हमने चैप्टर 1 में भी देख रखा है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बोलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन कैसा आता है, अ कंपाउंड X विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कंपाउंड। तो भाई ये पहचानो X क्या है, कॉपर, और जो ब्लैक कंपाउंड है वो है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। आ रहा है समझ में? तो ये रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन मेरे को अच्छा लगता है। और इस वाले चीज में सिर्फ ये स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, इनका रिएक्शन आएगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल पूछा जा सकता है। इसमें ये ब्लैक कलर का पूछा जा सकता है, ये तो बहुत ही अलग टाइप का। तो बाकी जो एलिमेंट्स है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आ रहा है समझ में? सारी चीजें याद नहीं करनी है, ये चीज याद रख सकते हो, ये चीज याद रख सकते हो, ये चीज याद रख सकते हो। देखो भाई क्या बोलूं, मैं छोड़ना नहीं चाहता कोई चीज, पर डिपेंडिंग ऑन आवर कैपेसिटी अपन को कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। आ गया समझ में ऑक्सीजन का? तो अब हम लोग देखेंगे वाटर के साथ मेटल्स का रिएक्शन, ठीक।
तो अब देखते हैं अपन रिएक्शन विथ वाटर, मेटल का रिएक्शन विथ वाटर। मैंने आपके लिए लिस्ट आउट करके रखा हुआ है ना, ताकि हमारा समय बच जाए और आप जल्दी से याद कर लो। तो सबसे पहले मेटल प्लस वाटर जनरली जो है देता है मेटल हाइड्रोक्साइड देता है प्लस H2 गैस देता है। तो ये H2 गैस मिलता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये इसके लिए फिर अपन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कैसे हम H2 गैस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे को पता है कि ये पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है विद बर्निंग स्प्लिंटर। तो यहाँ पे हमको ये रिएक्शन याद रखना है, मेटल प्लस वाटर जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH रहेगा जिसमें, ठीक। अब सिर्फ ये अलग से आयरन और एल्यूमिनियम जो है लोग मेटल ऑक्साइड देते हैं, तो इसलिए इसको अलग से याद रखना है, इसलिए अलग से रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिया। तो जो अलग से रहता है उसी को ध्यान देना है, और मैं सारे रिएक्शन नहीं लिख के दे रहा हूँ, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि जुगाड़ है ना भाई, तो जुगाड़ जैसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखो, सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी के साथ दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर ऑल्सो, ठीक है ना। तो इवन विथ कोल्ड वाटर दे विल रिएक्ट, तो दे आर वेरी रिएक्टिव, इसलिए आपको पहले ही बताया था। अच्छा, जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा आपको, H2 गैस मिलेगा। तो एक्सोथर्मिक होगा ना, तो ये H2 गैस दे कैच फायर, इसलिए इसको पानी में स्टोर नहीं किया जाता, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दे आर केप्ट इन कैरोसिन। अगर आपको रिएक्शन बनाना है तो आराम से रिएक्शन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन बनाना है ना, तो मैंने ऐसे लिखा नहीं, तो सोडियम प्लस अपन को पानी चाहिए, तो आपको मालूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो क्या बनेगा, NOH प्लस H2। सिंपल है, ये फॉर्मूले आपको पता रहते हैं ना, जिनको वैलेंसी आता कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं, वो कुछ को याद रखने पड़ते हैं, अदरवाइज कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। NOH बन गया, हाइड्रोजन निकल गया, बैलेंस कर दोगे तो रिएक्शन बन जाएगा। वैसे जनरली पूछता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ, है ना। तो आप कोई भी रिएक्शन यहाँ पे बना सकते हो, ठीक। कैल्शियम भी वैसी है, तो हाँ, कैल्शियम का क्या है, सोडियम पोटेशियम तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर दे रहे हैं। कैल्शियम रिएक्ट्स विथ रूम टेम्परेचर, है ना, रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम ओनली रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ठीक। अगर वही कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड बनाया जा सकता है, वो देख लेना। आयरन और जो एल्यूमिनियम है दे ओनली रिएक्ट विथ स्टीम, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक में। अगर हम देखेंगे वाटर का रिएक्शन, तो ये स्टीम वाला बहुत चांस है आ सके, मतलब अगर पूछना है तो ये पूछेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखा था ना, आयरन और ये एल्यूमिनियम क्या देता है, मेटल ऑक्साइड देता है। और ये देखो पहचाना Fe3O4, अभी देखे थे उसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये अलग सा बनता है, इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक ऑक्साइड। पुराना वाला देखो, पीछे देखो, दिख जाएगा आपको मैग्नेटिक ऑक्साइड। ये तो सिंपल है, Al2O3, अगेन ये बन सकता है। जो चीजें याद रखनी की होती है वो अलग से याद रखनी है, बाकी चीजें हम वैलेंसी से बना सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर वैलेंसी आता है, ठीक है। तो आयरन और एल्यूमिनियम रिएक्ट्स ओनली विद स्टीम। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा, राइट द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, अलग से बोल के दे देगा। तो अलग से पूछ के देख रहा मतलब ये अलग सा कुछ अलग है, तो ये याद रख लोगे। और बाकी लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो ये है वाटर का रिएक्शन, समझ में आ रहा है। इसमें बस ये वाला ही पार्ट ज्यादा याद रखो, और ये कैरोसिन वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको रिएक्शन मुश्किल लग रहा है, मुझे पूछेगा एग्जाम में, इनकेस पूछ लिया तो अपनी किस्मत, ठीक है ना भाई, डिस्क्लेमर। तो ये रिएक्शन याद रखो, इससे हमारा काम बन जाएगा, ठीक। और फाइनल हमारा रिएक्शन विथ एसिड देखते हैं, चैप्टर समाप्त, स्वाहा, मिल गया 6-7 नंबर। आ रहा है ना, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, मेरे को तो पूरा डाउट है ना। तो याद कर लो इसको, पता नहीं बाकी केमिस्ट्री के चैप्टर्स आप लोगों ने किए हैं कि नहीं किए हैं, क्या हाल चाल है उसका मेरे को तो ठिकाना नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप कर सकते हो। मैंने आपको थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, देखो भाई कुछ फ़ायदा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, फ़ायदा हो तो ज़रूर मैसेज करना, ठीक है ना, कुछ कमेंट वमेंट करना, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है भाई। ओके, तो फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, वो है रिएक्शन विथ एसिड। ये हमने एसिड के चैप्टर में भी देख रखा है कि एसिड प्लस मेटल, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2 गैस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सिंपल सा जनरल सा रिएक्शन। H2 गैस इसमें, जैसे कि अभी इससे पहले वाले रिएक्शन में भी देखे थे, H2 गैस जो इन्वॉल्व होता है वो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एसिड में 5 रिएक्शन होते हैं, उनमें से एक रिएक्शन है, तो ये दोनों के लिए साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, दोनों एक साथ याद रख सकते हो, ठीक। तो मेटल प्लस एसिड क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब कोई भी मेटल ले सकते हो, खुद से बना सकते हो, लेकिन वैलेंसी याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं Zn मेटल ले लिए, है ना, एसिड कोई भी अपने उठा लो, HCl उठा लो, तो आपको पता है कि H2 गैस तो मिलना ही, H2 याद हो गया,
तो भाई Zn और Cl ही बनना है, तो क्या बनेगा ZnCl2, एकदम सिंपल। वैलेंसी पता है तुम्हें, कुछ भी बना, कुछ भी बोलो आप। फॉर एग्जाम्पल Mg ले लो, Mg को ले लो H2SO4 के साथ, है ना, ये एक मेटल, यस। मैं याद नहीं कर रहा हूँ रिएक्शंस, है ना, मैं बता रहा हूँ जहाँ पे बन सकता है वो आपको याद नहीं करना है, रटने की जरूरत नहीं, लेकिन वैलेंसीज होनी चाहिए तो आपसे बन जाता है। तो Mg प्लस H2SO4 का अगर कंपाउंड बनाना है, H2 बन गया ये, अच्छा Mg और SO4 का बनाना है तो Mg की वैलेंसी याद होगी 2, SO4 की भी वैलेंसी अगर 2 है तो 2 2 कैंसिल हो गई, ये बन जाएगा MgSO4। तो ये ऐसे बन जाता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप रिएक्शन बना सकते हो कोई भी मेटल का, एकदम आसान है, वैलेंसी भर याद रखना है। आ रहा है कि नहीं समझ, HNO3 जो बोलोगे आप, नेम इट, आराम से बन जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि मेटल एसिड के साथ क्या देता है, सॉल्ट बनाने का तरीका ये, H2 गैस के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो आप, ठीक। दूसरा, कॉपर, सिल्वर और मरकरी, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और H2SO4। डाइल्यूट एसिड्स क्या होता है, जिसमें ज्यादा पानी होता है, ठीक है ना। तो एसिड में अगर ज्यादा पानी है तो दैट इज नोन एज डाइल्यूट। तो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बट बिकॉज दे आर डाइल्यूट, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कर सकता है, ठीक। तो डाइल्यूट के साथ दे डू नॉट रिएक्ट। अच्छा, डाइल्यूट HNO3, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंटली याद रखना है ना, तो अलग से है, अलग से थोड़ा सा इसको याद रखना, बता रहा हूँ जो भी चीजें अलग से आपको बताई जाती है याद रखना है, एग्जाम में आपको दिख सकता है। अब बहुत सारे एसिड्स हैं, उसमें से डाइल्यूट HNO3 ना, ये डज नॉट रिएक्ट विद मेटल, वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट करके अगर रिएक्ट करेगा तो H2 नहीं देता है, ठीक है। सब लोग क्या दे रहे हैं, H2, तो इट डज नॉट रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। क्यों, उसका रीजन पूछेगा, बिकॉज HNO3 कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है तो उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, H2O बना देता है। समझ आ रहा है, HNO3 के साथ अगर मेटल को रिएक्ट करोगे तो वो H2 नहीं देगा, H2O देगा, है ना। तो इट डज नॉट रिएक्ट विद मेटल टू गिव H2 गैस। ये क्यों, अगर ऐसे पूछेगा तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसे करके बताना। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो ये वाला पॉइंट को याद रखना है, इट डज नॉट रिएक्ट विद मेटल टू गिव H2 गैस। स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, असर्शन रीजन में फंसाते हैं सब चीजों से, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं एक्वा रीजिया, इसको यार रॉयल वाटर भी बोलते हैं। रॉयल वाटर जो है वो है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। रेशो कितना रहेगा, 3:1 का रहेगा रेशो, ठीक है। इसको 3 पार्ट लेना है, इसको 1 पार्ट लेना है, और इस पूरे जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं एक्वा रीजिया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है, जनरली गोल्ड और प्लैटिनम एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस रिएक्शन के साथ ये रिएक्ट करते हैं, इस सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्ट करते हैं। तो गोल्ड एंड प्लैटिनम दे रिएक्ट विद एक्वा रीजिया, इसलिए इसको हम लोग ने रॉयल वाटर दिया हुआ है। आपने देखा होगा बहुत से बार, अगर अपन गोल्ड के अगर कोई ऑर्नामेंट्स को क्लीन करवाने के लिए ले जाते हैं तो वहां पे देखना एक फ्यूम निकलता हुआ सॉल्यूशन रहता है, तो दैट मे बी एक्वा रीजिया। आया समझ में। तो दिस इज मेटल का पूरा रिएक्शन, 3 आप वाटर के साथ देख लिए, ऑक्सीजन के साथ देख लिए और एसिड के साथ देख लिए। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए उतना याद कर लो, या उससे पहले जो भी अपने मेटलर्जी आपने अच्छे से कर रखी है, आपने आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन देख लिया है, आपने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देख ली है, तो यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशंस। अगर ये कर लिए तो भाई बोनस है। मेरे को लग रहा है इसके बाद मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर आपने याद रखा हुआ है तो पक्का अपन को 5-6 नंबर मिल सकते हैं। और अगर ये आया और आप करके आए तो ज़रूर कमेंट करना है कि सर थैंक यू, ठीक है ना। तो थैंक यू तो आपको अगर याद करके अगर आप जाओगे तो तब थैंक यू। समझ में आ रहा भाई। तो थोड़ी सी मेहनत किया हूँ, कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चे लोग, मैं आप लोगों से बहुत उम्मीद रखता हूँ, ये पक्का करके जाओ और मेरी मेहनत को ना थोड़ा सा सफल करके दो, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।